स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। छोटी सी झोंपड़ी में पार्थ की बात सुनकर चाचा बलदेव की तनी हुई भौहें थोड़ी ढीली पड़ गईं। कोई हैरानी नहीं कि कल जब तुम निकले तो किसी ने तुम्हारा पीछा नहीं किया। उस आदमी की योजना इतनी कुटिल थी। हाँ बिल्कुल, पार्थ ने आह भरी। सबसे अच्छा तरीका तो ये था कि भविष्य की परेशानी से बचने के लिए उन्हें वहीं निपटा देता। लेकिन मुझे चिंता थी कि भले ही मैं 6 के मुकाबले 1 लड़ सकता, फिर भी किसी को भागने से रोक पाना मुश्किल था। ऐसे में मेरी स्थिति खराब हो जाती और सौभाग्यगढ़ से आसानी से निकलना मुश्किल हो जाता। तुम्हारा तरीका सही था, चाचा बलदेव ने सिर हिलाया। सौभाग्यगढ़ इतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। अपने चरम पर भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होता। संक्षेप में, खुद को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है और वह समूह संभवतः हमारा रहस्य रखेगा। हम, पार्थ ने जवाब दिया। भले ही वह चिंतित था कि कहीं और किसी को यह रहस्य न पता हो, वह हर पहलू पर विचार नहीं कर सकता था। उसे बस वर्तमान संकट को सुलझाना था और फिर लगातार अपनी ताकत में सुधार करना था। अगर वह इतना शक्तिशाली हो जाता है तो भले ही पूरी दुनिया को उसके अस्त्रों के बारे में पता चल जाए, वे क्या कर सकते हैं? चाचा बलदेव, मैं अंधेरा होने के बाद उस समूह को रोकने जाऊंगा। गांव की सुरक्षा, चिंता मत करो। पार्थ के वाक्य पूरा करने से पहले ही चाचा बलदेव ने सिर हिलाया। अगर वे बिना हमारी जानकारी के अंदर घुसते तो मैं तुरंत उनसे नहीं निपट पाता। लेकिन अब, ये जानते हुए कि क्या हो सकता है, वे निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे। पार्थ मुस्कुराया। दोनों के बीच के सहयोग ने उन्हें किसी भी अप्रत्याशित मुद्दे के बारे में कम चिंतित कर दिया। चाचा बलदेव, सौभाग्यगढ़ की इस यात्रा के दौरान मैंने 500 पाउंड पुल की ताकत वाले 2 लंबी धनुष खरीदे। जब मैं वापस आया तो आपने देखा होगा, आप अभ्यास के लिए एक का उपयोग कर सकते हैं। ओह, और यह रहा 30 पाउंड रक्त चावल। इसका पोषण मध्यम स्तर के खूंखार जानवर के मांस के बराबर है। मैं ज्यादा नहीं खरीद सका, डर था कि वापस लाना मुश्किल होगा। मैं कुछ समय बाद और खरीदूंगा। अच्छा, चाचा बलदेव इससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने धन्यवाद या आश्वासन के कोई शब्द नहीं कहे। कार्य शब्दों से ज्यादा बोलते हैं और ऐसे आदान प्रदान उनके बीच आवश्यक नहीं थे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम पग तकनीक का अभ्यास करना चाहते हो? मेरे पीछे आओ। दोनों एक दूसरे के पीछे गोदाम के पीछे गए। यह मूल रूप से एक रास्ता था जो अब लकड़ी के खूंटों से भरा हुआ था, जो कम से ज्यादा की ओर आगे बढ़ रहे थे। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे करना है ना? चाचा बलदेव ने एक नजर डाली। जरूरत नहीं, पार्थ मुस्कुराया और खूंटों की सबसे निचली पंक्तियों की ओर चला गया। खूंटे उसकी पिंडलियों तक पहुंच रहे थे। प्रत्येक पंक्ति में लगभग 6 खूंटे थे। पहली पंक्ति और दूसरी के बीच 1 मीटर से कम का अंतर था और उसके बाद भी समान दूरी थी। 11वीं पंक्ति में खूंटे की ऊंचाई लगभग 10 सेंटीमीटर बढ़ गई। पार्थ खूंटों पर चढ़ा। वे जरा भी नहीं हिले, स्थिर थे। उसने गहरी सांस ली और अपना दायां पैर उठाया, खूंटों की दूसरी पंक्ति पर कदम रखा। इस बीच उसने कौशल पट्टी को देखा। मूल पग तकनीक, स्तर 3.01%। एक कदम से 1,2500वां बढ़ा। उसने अपना बायां पैर उठाया और खूंटों की दूसरी पंक्ति पर आगे कदम रखा। कौशल स्तर 1,2500 में से बढ़कर 2,2500वां हो गया। ऐसा लगता है कि मूल पग तकनीक को स्तर 3 से स्तर 4 तक उन्नत करने के लिए केवल 10,000 कदम चलने की जरूरत है। ज्यादा मुश्किल नहीं लगता, उसने सोचा और खूंटे से खूंटे पर चलना शुरू कर दिया। तुम यहाँ धैर्यपूर्वक अभ्यास करो। यदि तुम्हारे कोई प्रश्न हो तो तुम किसी भी समय सामने मेरे पास आ सकते हो, चाचा बलदेव ने कहा और फिर चले गए। इस प्रकार पार्थ खूंटों पर कदम दर कदम चलता रहा। कौशल स्तर 3,500 में से बढ़कर 1,000वां, फिर 100वां हो गया और वह थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। 100 कदम, लगभग 2 मिनट, केवल 100वां भाग तक पहुंचे। यानी स्तर बढ़ाने में 200 मिनट, 3 घंटे से ज्यादा लगेंगे स्तर 4 तक पहुंचने में। स्तर 4 से स्तर 5 तक 6 या 7 घंटे लग सकते हैं। पार्थ ने आगे ऊंचे खूंटों को देखा और आगे बढ़ा। दायां पैर 11वीं पंक्ति पर रखते हुए उसने कौशल पट्टी पर नजर डाली। मूल पग तकनीक कौशल स्तर तुरंत लगभग 3,500वां बढ़ गया। इससे वह प्रेरित हुआ। इसका मतलब है कि समय का 2/3 हिस्सा बचाना। ऊंचे खूंटे शायद और भी तेज हों। वह चढ़ा। वर्तमान में उसके पास जो मांसपेशी ताकत थी, उसके गिरने पर भी ज्यादा चोट नहीं लगेगी। खूंटों की दूसरी श्रेणी में उसने तुरंत देखा कि कौशल स्तर 3,500वां या 2,500वां नहीं बढ़ा। वह हैरान महसूस कर रहा था। खूंटों की पहली पंक्ति को पीछे मुड़कर देखा और फिर अपने पैरों के नीचे वालों को। उसके दिमाग में एक परिकल्पना उभरी। क्या कम से ज्यादा की ओर बढ़ने से एक ही ऊंचाई पर रहने की तुलना में कौशल स्तर ज्यादा बढ़ता है? ज्यादा से कम की ओर बढ़ने से क्या होगा? एक परीक्षण मानसिकता के साथ उसने कुछ कदम पीछे लिए, फिर अपना दायां पैर 10वीं पंक्ति पर रखा, कौशल पट्टी की जांच की। कौशल स्तर 1,2500वां बढ़ा। दूसरी श्रेणी के भीतर चलने से कम। कम से ज्यादा की ओर बढ़ना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। दूसरा है क्षैतिज गति और सबसे आसान है ज्यादा से कम की ओर बढ़ना, जैसे पहाड़ पर ऊपर नीचे चढ़ना। पार्थ ने आगे देखा। चून की ऊपर की ओर बढ़ना ज्यादा कुशल है। उसने चढ़ना जारी रखा, अभ्यास के माध्यम से अपनी कल्पना को साबित करते हुए। ऊंचाई बढ़ने के साथ कौशल स्तर 3,500 में से बढ़कर 7,500वां, 2,000वां, 5,000वां, 100वां हो गया। करीब 2 मीटर ऊंचे खूंटों पर खड़े होकर उसने आसानी से विजय और अन्य लोगों को मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए देखा। वहां देखो, विजय ने पार्थ को देखा और चिल्लाया। क्या? आसपास के लोगों ने उसकी नजर का पीछा किया लेकिन कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं, विजय ने अपना सिर खुजलाया। पार्थ फिर धीरे धीरे जमीन पर उतर गया और चक्र दोहराया।
लगभग आधे घंटे के बाद पार्थ को अपने पैरों में हल्कापन महसूस हुआ, एक चपलता की भावना उस पर आ गई। वह मुस्कुराया क्योंकि मूल पग तकनीक का स्तर बढ़ गया था। मूल पग तकनीक स्तर 4 0% विशेषताएं, फुर्तीलापन स्तर 4, स्थिरता स्तर 1। स्थिरता। पार्थ रुका, क्या ये स्थिरता बढ़ा रहा है? स्थिरता, प्रत्येक कौशल स्तर शरीर के संतुलन को 30% बढ़ाता है। पार्थ हंसा, बिल्कुल वही जिसकी उसे जरूरत थी। अगर उसे स्तर बढ़ाना है तो उसे तेजी से ऊपर और नीचे जाना होगा। जैसे जैसे गति बढ़ेगी कौशल स्तर भी बढ़ेगा, लेकिन वह संतुलन खोकर गिर सकता है। ये स्थिरता की विशेषता सही समय पर आई। आगे देखते हुए वह फिर से खूंटों पर चढ़ा, 1 सेकंड में 1 कदम की गति बढ़ाने लगा। वास्तव में गति बढ़ने के साथ कौशल स्तर 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया, हालांकि उसका शरीर नियंत्रण खोने लगा। इस तरह जारी रखने पर वह निश्चित रूप से गिर जाएगा। जल्दी का काम शैतान का, धीमा होने की जरूरत है। वह लगभग 1.5 सेकंड में 1 कदम तक धीमा हो गया, ज्यादा आराम महसूस कर रहा था। कौशल स्तर लगातार बढ़ रहा था। समय के साथ कुशल होने पर वह समय को हर 1 या 2 सेकंड में 1 कदम तक कम कर सकता था। हालांकि इस गति को थोड़े समय के लिए बनाए रखने पर कौशल स्तर बढ़ गया। लगभग आधे घंटे के बाद परिचित सनसनी वापस आ गई। मूल पग तकनीक स्तर 5 0% विशेषताएं, फुर्तीलापन स्तर 5, स्थिरता स्तर 2। पार्थ मुस्कुराया, 1 घंटे के भीतर चपलता में 2 अंक की वृद्धि हुई। स्थिरता स्तर 2 ने संतुलन को 60% तक बढ़ाया, जिससे आगे के सुधार को महत्वपूर्ण रूप से लाभ हुआ। कौशल पट्टी की जांच करते हुए मूल देह तकनीक अभी तक अनलॉक नहीं हुआ था। सोच रहा हूं कि क्या मूल पग तकनीक में स्तर 6 तक पहुंचने से यह अनलॉक हो जाएगा। उसने सोचा और प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया। इस बार उसने 1 सेकंड के भीतर प्रत्येक कदम को प्रबंधित किया, तेजी से आगे बढ़ रहा था। कभी कभी कुछ लोग देखने आते थे, ये देखकर वे अविश्वास में आंखें चौड़ी कर लेते थे। न केवल तेजी से आगे बढ़ना, लगभग 2 मीटर ऊंचे खूंटों पर खड़े होकर नीचे उतरना भी उनके लिए भयावह था। भाई पार्थ बहुत मजबूत हैं। वास्तव में वह हम सब में सबसे प्रतिभाशाली है, फिर भी इतनी लगन से काम करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अद्भुत है। उन्होंने आपस में बातें की, गहरी प्रशंसा दिखाते हुए। गगन ने भी देखा, दृढ़ निश्चय के साथ। उसने फैसला किया कि पार्थ जो भी अभ्यास करेगा वह भी करेगा, भले ही इसका मतलब 3 गुना प्रयास हो। लगभग आधे घंटे बाद पार्थ ऊंचाई से कूदा, 3 पंक्तियों दूर खूंटों पर स्थिरता से उतरा। तत्काल मूल पग तकनीक कौशल स्तर 93.56% से 94.88% तक उछल गया, 1% बिंदु से ज्यादा। पार्थ मुस्कुराया। जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था, यह तरीका कहीं ज्यादा तेज था, लेकिन सामान्य लोगों के लिए अपनी टांगें तोड़ने के लिए पर्याप्त जोखिम भरा था। 2 मिनट बाद उसके पैरों से एक और हल्की सनसनी आई। मूल पग तकनीक का स्तर फिर से बढ़ गया। मूल पग तकनीक स्तर 6 0% विशेषताएं, फुर्तीलापन स्तर 6, स्थिरता स्तर 3। कोई नई विशेषताएं प्रकट नहीं हुई, लेकिन एक नया कौशल उभरा। मूल देह तकनीक स्तर 0%। पार्थ ने राहत की सांस ली, अंततः मूल देह तकनीक को अनलॉक कर दिया। खुश और बधाई महसूस कर रहा था, लेकिन अभी भी हल्का पानी में तैरना को पूरा करने से बहुत दूर था। उसे चाचा बलदेव के शब्द याद आए। मूल देह तकनीक में 2 प्रकार शामिल हैं, कम दूरी की चकमा देना और मध्यम से लंबी दूरी की दौड़। दोनों प्रकार मूल देह तकनीक में सुधार कर सकते हैं। पार्थ ने खूंटों को देखा, अब वह उन्हें तेजी और सुचारू रूप से नेविगेट करने में सक्षम था। खूंटों पर चकमा देने और बचने का परीक्षण करने का समय। अंधेरा होने से पहले मूल देह तकनीक को स्तर 3 तक उन्नत करने का लक्ष्य। मूल पग तकनीक का अभ्यास करने की तुलना में मूल देह तकनीक का अभ्यास करना ज्यादा थकाऊ और खतरनाक है। आपको लगातार एक लकड़ी के खूंटे से पास के दूसरे पर कूदना होगा, और दूरी जितनी ज्यादा होगी आप उतने ज्यादा कूदेंगे, और समय अंतराल जितना कम होगा आपको उतना ज्यादा कौशल स्तर मिलेगा। कई बार पार्थ गलती से खूंटों से गिर गया, लेकिन सौभाग्य से कुछ शर्मिंदगी को छोड़कर वह ठीक था। बेशक उसके अभ्यास की हरकतें बाहर वालों को थोड़ी मजाकिया लग सकती थीं, खासकर जब वह खूंटों से गिरता था। लेकिन जब चाचा बलदेव आए और सभी को बताया कि भविष्य में उन सभी को इसका अभ्यास करना होगा, तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें पार्थ की ओर बदल गईं। चाचा बलदेव मुड़े, कुछ आश्चर्य के साथ दृश्य को देखा, फिर नुकसान की एक अगोचर भावना दिखाई, सिर हिलाया और चले गए। पार्थ ने इस पर ध्यान दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वर्तमान चिकित्सा स्थितियां चाचा बलदेव की अक्षमता को ठीक कर सकती हैं। अगर वे कर भी सकते थे तो आवश्यक उपकरण शायद अंबिका नगर में ही उपलब्ध होंगे। हालांकि चाचा बलदेव को वहां नहीं जाना चाहिए। उसने आह भरी और अपना ध्यान केंद्रित किया, देह तकनीक का अभ्यास जारी रखा। कुछ मिनट बाद उसके पैरों के तलवों से फुर्ती की भावना उठी। पार्थ खुश था, सोच रहा था कि यह उसकी मूल देह तकनीक में सुधार हो रहा है। लेकिन जांच करने पर यह मूल पग तकनीक निकला। मूल पग तकनीक स्तर 7 0% विशेषताएं, फुर्तीलापन स्तर 7, स्थिरता स्तर 4, अस्थिरता स्तर 1। इससे वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा महसूस किया, क्योंकि जैसे ही मूल देह तकनीक में सुधार हुआ, मूल पग तकनीक का कौशल स्तर भी बढ़ गया, जिसका मतलब है कि एक का अभ्यास करने से दोनों में वृद्धि हो सकती है। क्यों नहीं। इसके अलावा मूल पग तकनीक ने एक नई विशेषता को अनलॉक किया। उसने जांच की, अस्थिरता स्तर 1 प्रत्येक कौशल स्तर चकमा देने की संभावना को 30% बढ़ाता है। ये वास्तव में चकमा देने के प्रभाव को बढ़ाता है। पार्थ अत्यधिक प्रसन्न था। इसके साथ एक हथियारबंद मार्शल कलाकार के खिलाफ उसकी संभावनाएं निस्संदेह उच्च होंगी। मूल देह तकनीक ने अभी तक हल्का पानी में तैरना को अनलॉक करने के लिए स्तर 1 तक नहीं पहुंचा था, जिसके लिए स्तर 3 की आवश्यकता है। संभवतः इस प्रक्रिया के दौरान मूल पग तकनीक अभी भी 2 स्तरों तक बढ़ सकता था। अस्थिरता के स्तर 3 पर 90% चकमा दर प्राप्त कर सकता था। उस स्तर पर एक औसत व्यक्ति निश्चित रूप से उसे बंदूक से नहीं मार पाएगा।
लेकिन ये सिर्फ उसका मानना है, वास्तविक प्रभावशीलता अभी भी वास्तविक युद्ध पर निर्भर करती है। चलते रहो। पार्थ ने खूंटों पर कूदना जारी रखा। लगभग 10 मिनट बाद फुर्ती की एक सनसनी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, जिससे वह बहुत हल्का महसूस करने लगा, मूल पग तकनीक के पिछले स्तर से काफी मजबूत। ये कुछ हद तक परिचित भी लगा। उसने जल्दी से कौशल पट्टी की जांच की। मूल देह तकनीक स्तर 10% विशेषताएं, हल्का आत्मा स्तर 1। तो ये तुम थे? पार्थ लाचारी से हंसा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे परिचित महसूस हुआ। ये ताई ची मुट्ठी की विशेषताओं में से एक निकला। प्रत्येक स्तर चपलता में 3 अंक बढ़ाता है। मूल पग तकनीक में 4 स्तरों का सुधार हुआ है, साथ ही मूल देह तकनीक का एक स्तर, उसकी चपलता विशेषता में 7 अंकों की वृद्धि हुई है। पार्थ अत्यंत खुश था। अगर उसने बाद में 2 और स्तर जोड़े तो चपलता विशेषताओं में 13 अंकों की वृद्धि वास्तव में बहुत तेज होगी। समय पल पल बीतता गया। वह अभ्यास में इतना लीन हो गया कि उसने ध्यान नहीं दिया कि आकाश अंधेरा हो रहा था। पार्थ, एक आवाज आई, चाचा बलदेव। पार्थ रुका, मुड़ा और कुछ देर पहले चाचा बलदेव आ चुके थे। लगभग समय हो गया है, चाचा बलदेव ने गंभीरता से याद दिलाया। पार्थ ने गहरी सांस ली, कौशल पट्टी को देखा जो मूल देह तकनीक के स्तर 3 की ओर 10% से कम दिखा रहा था। बस थोड़ा और पूरा होने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। सौभाग्य से मूल पग तकनीक स्तर 9 तक पहुंच गया था, उसकी अपेक्षाओं को पूरा करते हुए। अभी दुश्मन आने वाले थे, वह बाद में कौशल में सुधार करेगा। सौभाग्यगढ़ से 10 मील बाहर एक वीरान जगह एक जीप खड़ी थी। कार बंदूकों से भरे लोगों से भरी थी। राइफलें, सबमशीन गन, लाइट मशीन गन पकड़े हुए थे। सभी मजल पर साइलेंसर लगे हुए थे। बाहर का आकाश गहरा होता गया और दूर में खूंखार जानवरों की धीमी दहाड़ें सुनी जा सकती थीं। भाई, क्या अब निकलने का समय हो गया है? पीछे की सीट पर बैठा यशवंत ने घबराकर पूछा। अगर वे यहाँ और रुके तो जल्द ही खूंखार जानवरों को गन से आकर्षित करेंगे। वे जितना ज्यादा रुकेंगे, आकर्षित होने वाले जानवर उतने ही मजबूत होंगे। थोड़ा और इंतजार करो। सामने की सीट पर अंकुर ने आंखें छोटी की और कहा, अभी चलने से पता चल सकता है। ठीक है। ड्राइवर की सीट पर दारा ने सिर हिलाया। अवसर केवल एक बार आता है, इस बार की गलती अगली बार सफल होना मुश्किल कर देगी। एक और आधा घंटा बीत गया। दूर की खूंखार जानवरों की दहाड़ें करीब आती हुई लग रही थीं, जैसे उन्हें चारों ओर से घेर रही हों। कार में न केवल यशवंत बल्कि अन्य लोगों को भी चिंतित महसूस होने लगा। सौभाग्य से इस पल में कार थोड़ी आगे बढ़ी, फिर आगे चली गई। फुस, कई लोगों ने सामूहिक राहत की सांस ली। हा हा हा, कोई हंसा। भले ही गढ़ के अंदर के लोग सतर्क हों, उन्हें अचानक हमले के लिए रात का फायदा उठाने की हमारी उम्मीद नहीं होगी। वास्तव में हमने इस बार एक बड़ा जोखिम लिया। ये सब कुछ या कुछ नहीं है। बकवास मत करो, हम निश्चित रूप से सफल होंगे। यशवंत के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान दिखाई दी। जैसा कि सहमति हुई थी, उसे और उसके भाई को इस बार आधे पैसे मिल सकते थे। इतने सारे पैसे के साथ उसे अब शहर की दीवार की रक्षा नहीं करनी पड़ेगी। वह अपने भाई के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता था। सामने की सीट पर अंकुर ने एक नाइट विजन स्कोप से आगे जांचा। भले ही वह देह तपाने के तीसरे स्तर पर था, वह रात में केवल 100 मीटर तक देख सकता था। कैसा दिख रहा है? क्या तुम पार्थ का परिवार के गढ़ की दीवारें देख सकते हो? दारा ने स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए पूछा। अभी तक नहीं। अंकुर ने सिर हिलाया। शायद 1 या 2 किलोमीटर और ड्राइव करने की जरूरत है। ठीक है, जब तक दिशा सही है, दारा ने कहा। कार की दिशा पार्थ का परिवार के गढ़ की ओर थी। बस इस तरह से ड्राइव करते रहो, वे निश्चित रूप से इसे देखेंगे। यशवंत ने घबराकर बंदूक का हैंडल कसकर पकड़ा। भले ही उसने कई मृत शरीर देखे थे और लक्ष्यों को गोली मारी थी, उसने पहले कभी किसी को मारा नहीं था। इसके बारे में सोचने पर उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा। घबराए हुए हो? उसके बगल वाले आदमी ने उसका कंधा थपथपाया, हंसा। अगर तुम नहीं कर सकते तो बस कार में इंतजार करो, हम कुछ ही मिनटों में कर देंगे। कार में इंतजार करना व्यवहार्य नहीं है। हमारे साथ अंदर जाना बेहतर है। उन लोगों के पास बंदूकें नहीं हैं, बस थोड़ा सावधान रहो। नहीं, मैं ठीक हूँ। यशवंत ने अपना सीने को फुलाया। बोलने ही वाला था कि उसने सामने की सीट पर अंकुर को चिल्लाते हुए सुना। कोई है क्या? दारा ने ब्रेक मारा, सदमे में अंकुर को घूरते हुए। कार के अंदर हर कोई आगे झुका। किसी ने दारा को दोष नहीं दिया। उन सभी ने घबराकर सामने की ओर देखा। कोई कैसे हो सकता है? ये रात थी, खूंखार जानवरों का समय। कोई पूछने ही वाला था कि क्या हो रहा है जब अंकुर चिल्लाया और कार से बाहर भागा। बाहर निकलो। लगभग जैसे ही वह चिल्लाया, एक जोरदार धमाका सुना गया। उसके बाद एक सीटी की आवाज आई। 1 मीटर लंबा तीर सामने के विंडशील्ड से आर पार हो गया। इसे तोड़ता हुआ दारा की छाती को भेदा, उसे उसकी सीट पर जड़ दिया। दारा एक चीख भी नहीं मार सका इससे पहले कि वह पूरी तरह से स्थिर हो गया। तीर नहीं रुका, एक और व्यक्ति की जान को भेदा, जिससे वे दिल दहला देने वाली चीख मार उठे, जो शांत वीरान में गूंज उठी। सब कुछ बहुत तेज हुआ। अब भी अन्य लोगों को पता नहीं चला था कि क्या हुआ था। बाहर निकलो। अंकुर, जो भाग गया था, डर के एक संकेत के साथ चिल्लाया, वह आदमी है। वह यहाँ है। उसने अपनी सबमशीन गन दागी, आगे एक बिंदु की ओर गोलियां बरसाईं। मीटर ठीक के 8 सबमशीन गन की रेंज में 30 राउंड पत्रिका, 90 राउंड प्रति सेकंड, अनिवार्य रूप से पत्रिका को तुरंत खाली कर दिया। इसके अलावा मजल वेग 380 मीटर प्रति सेकंड पर, जिसका अर्थ है इस दूरी पर महज आधा सेकंड। लेकिन अगले ही पल वह जम गया। नाइट विजन के माध्यम से व्यक्ति को गायब होते हुए देखा जिस क्षण उसने गोली चलाई। इसके बाद एक और तीर सीटी बजाता हुआ गुजरा। एक तेज तीर उसकी छाती से आर पार हो गया, एक मुट्ठी के आकार का भयानक छेद छोड़ गया। शक्तिशाली गति ने उसे 10 मीटर दूर फेंक दिया, इससे पहले कि वह जमीन पर गिरा। अंत में कार में चीखें उठीं। 2 लोग भागकर बाहर निकले, ये जानते हुए कि अंदर रहने का मतलब मौत है।
मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जांग में जड़ा हुआ रोया, अपनी बहती हुई टांग को देखते हुए। वह मरना नहीं चाहता था, वास्तव में नहीं मरना चाहता था। यशवंत भयभीत था, सीट पर बेहोशी से बैठा था, आंखें खाली थीं। सीटी सीटी, 2 और तीर उड़े, 2 दौड़ने वालों को जमीन पर जड़ दिया इससे पहले कि वे गोली चला पाते। या बल्कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उन पर किसने हमला किया या क्यों। मदद, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अपने साथियों को गिरते हुए देखकर जांग घायल ने तीर खींचने की कोशिश की, लेकिन जरा सी हलचल ने उसे चीख मार दी। अगले ही पल एक तीर रात से होकर गुजरा, कार से बाहर उसकी छाती को भेदा, उसकी चीखों को समाप्त कर दिया। हवा गाड़ी खून की गंध से भर गई। एक आकृति उभरी, बाएं हाथ में एक धनुष और दाएं में एक तीर पकड़े हुए। मुझे पता था कि एक और होना चाहिए, पार्थ बुदबुदाया यशवंत को देखकर। उसकी शारीरिक शक्ति लगभग 100 थी, निशानेबाजी कौशल के साथ वह रात में 200 मीटर तक देख सकता था। हमला कार के पहियों की आवाज का पीछा करता था जो घास को कुचल रहे थे, फिर कार की रूपरेखा नजर में आई। फायरिंग शुरू होने के पल उसने मजल फ्लैश देखा, सहज रूप से तुरंत चकमा दिया। मत, मुझे मत मारो, यशवंत ने अंत में प्रतिक्रिया दी, भीख मांगी, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा, बस मुझे मत मारो। उसने स्पष्ट रूप से समझा कि यह पार्थ के परिवार का गढ़ का दिव्य शूटर था। ये निश्चित रूप से वह होगा। ये सोचने का समय नहीं था कि वह यहाँ क्यों था, केवल अस्तित्व ही मायने रखता था। धनुष की तार की आवाज आई। अगले ही पल शांति। उसकी छाती से खून बह रहा था, तीर पीछे की स्टील की प्लेट से आर पार होकर एक छेद छोड़ गया। अगर तुम्हें पता था कि इसका अंत ऐसा होगा तो क्यों किया? पार्थ बुदबुदाया। उसे पास जाने और बात करने में कोई रुचि नहीं थी। अगर कुछ गलत हो गया तो ये शर्मनाक होगा। खूंखार जानवरों की दहाड़ के करीब होने के साथ खून की गंध जल्द ही अनगिनत खूंखार जानवरों को आकर्षित करेगी। समय कम था, उसे जल्दी करनी थी और लूट एकत्र करनी थी, खासकर बंदूकें, लोहे के तीर कल तक इंतजार कर सकते थे। जहां तक कार की बात है, उम्मीद है वे जानवर इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सांस छोड़ते हुए खूंखार जानवर से प्रेरित संकट सुलझ गया लग रहा था। अंत में वह आसानी से सांस ले सकता था। पार्थ ऑफ रोड वाहन में चला गया और खून की एक तेज गंध उसके चेहरे पर लगी। तीनों शवों, सभी की आंखें खुली थीं, मरने से पहले उनके चेहरों पर अभी भी दर्दनाक अभिव्यक्ति थी। उनके घावों से खून धीरे धीरे बह रहा था, कार के चेसिस के नीचे एक गड्ढे में जमा हो रहा था। ये कार शायद अब उपयोग करने योग्य नहीं है। उसने सिर हिलाया। उसे इन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि अगर वे नहीं मरे होते तो आज रात गांव के लोग मर जाते। उसने धनुष को अपनी पीठ पर बांधा और उनके हाथों से बंदूकें उतार लीं। 2 राइफलें, एक पिस्तौल और गोलियों से भरी कई पत्रिकाएं। ध्यान से खोजने के बाद उसे पत्रिकाएं हटाने का उपकरण मिला और उन्हें अपने बैग में रख दिया। खूंखार जानवरों की दहाड़ें करीब और करीब आईं। पार्थ ने अब उनके शरीरों को विस्तार से खोजने की हिम्मत नहीं की। चूंकि इन लोगों ने उसे निशाना बनाया था, उनके पास वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं होंगे। अगर उसने कुछ छोड़ दिया तो वह केवल इसे जाने दे सकता था। फिर वह कार के बाहर के शवों की ओर दौड़ा, उनकी सब मशीन गन, एक लाइट मशीन गन उतार ली, पत्रिकाएं हटा दी और मुड़ने और भागने से पहले उनके बैकपैक ले लिए। दहाड़, उसके पीछे कई जानवरों की दहाड़ें सुनाई दी। थोड़ी देर बाद अनगिनत छायाएं शवों पर झपटी, एक डरावनी चबाने की आवाज पैदा की। पार्थ पूरी ताकत से दौड़ा और आधे मिनट से भी कम समय में गांव के दरवाजे पर पहुंच गया। गुरदीप पहले से ही इंतजार कर रहा था और जल्दी से दरवाजा खोला। पार्थ एक बिजली की तरह अंदर घुसा। छोटा पार्थ, क्या तुम ठीक हो? गुरदीप ने जल्दी से पूछा। पार्थ ने उसे ठीक होने का इशारा किया और मुस्कुराया। पिताजी, मैं ठीक हूँ। इसे देखो। उसने बंदूकों से भरा बैकपैक गुरदीप को सौंपा। ये हैं। गुरदीप की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। बंदूकें, इतनी सारी बंदूकें। फिर उसे ऐसा लगा जैसे वह एक बर्फीले तहखाने में गिर गया हो। अगर ये सब मशीन गन और राइफलें गांव में घुस जाती तो कौन जानता था कि कितने लोग घायल या मारे जाते। पार्थ जैसा कोई एक मार्शल कलाकार ही ऐसे गर्म हथियारों के खिलाफ खड़ा हो सकता था। उनके जैसे साधारण लोग बस काट दिए जाते। पिताजी, चिंता मत करो। अगर और कुछ गलत नहीं होता है तो आज रात यहाँ चीजें समाप्त हो जानी चाहिए। पार्थ ने धीरे से कहा। इसके अलावा हमने इस बार दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। मुफ्त में इतनी सारी बंदूकें मिल गईं। अब से चाहे हम शिकार करने जाएं या कहीं और माल का व्यापार करें, कोई भी हमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सच है। गुरदीप ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाथ में बंदूकें होने पर, यहाँ तक कि जब जोया परिवार के गढ़ के लोगों का सामना करना पड़ता है तो दूसरी पार्टी कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचेगी। छोटा पार्थ, अब ये खत्म हो गया है, हमें शिकार करने बाहर जाना चाहिए। उसने चिंता से कहा। सर्दियों तक कम स्तर के खूंखार जानवर कम हो जाएंगे और हमें शिकार करने के लिए आगे की जगहों पर जाना होगा, इसलिए जल्दी तैयारी करना सबसे अच्छा है। ठीक है, पार्थ सहमत हुआ। भले ही उसके पिता ने इसका उल्लेख नहीं किया होता, उसने भी शिकार करने बाहर जाने की योजना बनाई थी। उसके पास जो विभिन्न कौशल एकत्रित थे, अनुभव अंक अब पर्याप्त नहीं थे। अनुभव अंक की बात करें तो उन लोगों ने अभी अभी काफी ज्यादा दिए, लगभग 300 अंक। पहले बचाए गए 460 अंकों को जोड़कर अब उसके पास कुल 760 अंक थे। उसने पहले कुछ देर तकनीक का अभ्यास करने की योजना बनाई ताकि उन्हें इनकी स्थितियों को पूरा किया जा सके। फिर वह तीरंदाजी का अभ्यास करेगा, उल्का तीर तकनीक को अधिकतम करेगा और फिर विचार करेगा कि ताइची मुट्ठी या हल्का पानी में तैरना बढ़ाना है या नहीं। गोदाम में वापस चाचा बलदेव इनमें से किसी से भी हैरान नहीं थे। 500 पाउंड के पुल के साथ एक बड़ा हुआ धनुष, पार्थ के शूटिंग कौशल के साथ युग्मित, इसका मतलब था कि यह एक पूर्वानुमानित निष्कर्ष था कि वे लोग भारी हथियार होने पर भी नष्ट हो जाएंगे। तुम आज रात क्या अभ्यास करने जा रहे हो?
भाला तकनीक, उन्होंने पूछा। पार्थ ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं 1 या 2 दिन में भाला तकनीक का अभ्यास करूंगा। आज रात मैं तीरंदाजी पर काम करना चाहता हूं। इन 2 लड़ाइयों के बाद उसकी मूल तीरंदाजी की दक्षता 80% से ज्यादा पहुंच गई थी। थोड़े और अभ्यास के साथ ये स्तर 9 तक पहुंच जाएगा। उसे महसूस हुआ कि वह एक नई विशेषता को अनलॉक कर सकता है। बहुत अच्छा, चाचा बलदेव ने सिर हिलाया। ऐसे में वह दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकते थे। गांव बहुत बड़ा नहीं था। पार्थ ने एक पंक्ति में 5 या 6 लकड़ी के खूंटे व्यवस्थित किए ताकि तीरों की ऊर्जा यथासंभव समाप्त हो जाए। वह 200 मीटर से ज्यादा दूर दौड़ा। मशाल के बिना भी वह मुश्किल से लक्ष्य देख सकता था। उसने एक तीर लिया और धीरे धीरे धनुष की तार खींची। ताकत में 80 से ज्यादा अंकों के साथ इसे पूरी तरह से खींचना वास्तव में चुनौतीपूर्ण था, इसलिए उसने एक 200 पाउंड पुल वाले धनुष पर भरोसा किया जिसे उसने पहले इस्तेमाल किया था। लगभग 2 सेकंड बाद उसने धनुष की तार को पूरी तरह से खींचा और इसे तेजी से छोड़ दिया। एक तड़क के साथ तीर एक पटाखे की तरह बाहर निकला, 5 या 6 लकड़ी के खूंटों से आर पार होकर फिर मिट्टी की दीवार से गुजरा। कौन जानता था कि यह कहां उड़ गया। मेरा तीर। पार्थ का दिल टूट गया। सोच रहा था कि क्या वह कल रोशनी होने पर इसे ढूंढ पाएगा। अगर वह नहीं कर सका तो उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। यह एक 500 पाउंड धनुष के लिए तीर था, काफी महंगा। रेंज अभी भी बहुत कम है। उसने आह भरी, लेकिन उसकी मूल तीरंदाजी की दक्षता काफी बढ़ गई थी। एक साधारण शॉट के साथ लगभग 2% बढ़ गई थी। अगर साधारण शॉट्स इतनी ज्यादा दक्षता बढ़ा सकते हैं तो तेज फायर इसे कितना बढ़ाएगा। उसने सोचने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने और लकड़ी ढूंढी, इसे मूल ढेर के पीछे ढेर कर दिया, लगभग 2 से 3 गुना पिछली मात्रा, और इसे फिर से स्थित किया। एक और विस्फोट के साथ तीर 20 से ज्यादा लकड़ी के टुकड़ों से टूट गया, इससे पहले कि वह दीवार में जड़ दिया गया। पार्थ ने अंत में राहत की सांस ली और चिंता की कि मिट्टी की दीवार टिकेगी नहीं। इसलिए उसने और लकड़ी ढूंढी और उसे वहां रख दिया। उसने खुद से सोचा कि दिन के दौरान तीरंदाजी का अभ्यास करना बेहतर होगा। यह सिर्फ एक 500 पाउंड पुल वाला धनुष था। अगर यह 1000 या 2000 पाउंड होता तो सौभाग्यगढ़ की दीवारें भी एक शॉट का सामना नहीं कर सकती थीं। कुछ और तीरों के बाद उसने अंदर एक हल्की गर्मी महसूस की और उसके दिल में एक अजीब सनसनी दौड़ गई। एक नई विशेषता। वह तुरंत प्रसन्न हुआ और जल्दी से कौशल पट्टी को देखा। मूल तीरंदाजी स्तर 9, 0% विशेषताएं। शरीर को मजबूत करना स्तर 9, अलौकिक बांह की ताकत स्तर 9, धीमी आग स्तर 9, घुड़सवारी तीरंदाजी स्तर 7, तेज आग स्तर 4, एक साथ आग स्तर 1। एक साथ आग। प्रत्येक स्तर के लिए आप एक या कई आसन लक्ष्यों पर एक साथ कई तीर चला सकते हैं। वर्तमान में आप एक साथ 2 तीर चला सकते हैं। क्या ये वास्तव में इतना शक्तिशाली है? पार्थ विश्वास नहीं कर सका। कौशल के विवरण के अनुसार यह एक ही लक्ष्य पर या एक साथ 2 अलग अलग लक्ष्यों पर 2 तीर चला सकता था। और ऐसा लगता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे कौशल का स्तर बढ़ेगा वह 3, 4 या यहां तक कि दर्जन भर तीर चला पाएगा। कितना शक्तिशाली भीड़ नियंत्रण कौशल। अगर उसने इस विशेषता को पहले अनलॉक कर लिया होता तो वह दुश्मनों को कम से कम 2 गुनी तेजी से निपटा सकता था। सौभाग्य से अब ज्यादा देर नहीं हुई है। पार्थ ने गहरी सांस ली, तरकश से 2 तीर लिए और उन्हें धनुष की तार पर रखा। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह ज्यादा कठिन था। शुक्र है, उसने धनुष की तार को पूरी तरह से खींचा और एक विस्फोट के साथ छोड़ दिया। दोनों तीर एक साथ बाहर निकले, 20 से ज्यादा लकड़ी के खूंटों से आर पार होकर दीवार में जड़ दिए गए। उसने कौशल पट्टी को देखा। दक्षता लगभग 3% बढ़ गई थी। वह सुधार की गति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। एक विचार उसके दिमाग में आया और उसने तरकश से 3 तीर लिए, उन्हें धनुष की तार पर रखा। एक महान प्रयास के बाद उसने धनुष की तार को पूरी तरह से खींचा और छोड़ दिया। आगे जो हुआ वह विनाशकारी था। पिछले 2 तीरों के विपरीत सभी 3 तीर अलग हो गए। केवल एक सीधा आगे उड़ रहा था, दूसरा जमीन में जड़ दिया गया और तीसरा रात के आकाश में गायब हो गया। अभी भी पर्याप्त कुशल नहीं हूं। पार्थ ने सोचा कि इस तीर के फिर से नहीं मिलने की संभावना है। उसने मूल तीरंदाजी की दक्षता पर नजर डाली, जो पिछले प्रयासों से भी कम थी। इस बीच उसकी दाहिनी बांह दर्द कर रही थी। बेहतर होगा कि उचित कदमों का पालन किया जाए। पार्थ कठोरता से मुस्कुराया। उसने संक्षेप में आराम किया, फिर 2 तीर लिए, धनुष को पूरी तरह से खींचा और उन्हें छोड़ दिया। उसने इस चक्र को लगभग हर 3 सेकंड में दोहराया। उसकी मूल तीरंदाजी की दक्षता एक प्रभावशाली गति से लगातार बढ़ रही थी। 7.8%, 10.6%, 12.5%। जब मूल तीरंदाजी का स्तर कम था तब भी सुधार की गति इस बार से मेल नहीं खाती थी। वास्तव में ताकत जितनी ज्यादा होगी, सुधार उतना ही तेज होगा। पार्थ ने आंतरिक रूप से टिप्पणी की, अपनी विशेषताओं में लगातार सुधार करने के अपने संकल्प की पुष्टि की। हालांकि एक 500 पाउंड धनुष को उसकी पूरी सीमा तक खींचना अत्यधिक थकाऊ था, खासकर 2 तीरों के साथ। इसलिए हर 2 या 3 मिनट में वह आराम करने के लिए रुकता था, जिसके दौरान रक्त परिसंचरण की विशेषता जल्दी से काम में आती थी, बहुत सारा आराम का समय बचाती थी। अंत में लगभग 20 मिनट के बाद मूल तीरंदाजी कौशल का स्तर फिर से बढ़ गया। मूल तीरंदाजी स्तर 10, 0% विशेषताएं। शरीर को मजबूत करना स्तर 10, अलौकिक बांह की ताकत स्तर 10, धीमी आग स्तर 10, घुड़सवारी तीरंदाजी स्तर 8, तेज आग स्तर 5, एक साथ आग स्तर 2। इस बार मैं एक साथ 3 तीर चला सकता हूं। पार्थ ने उत्सुकता से मुस्कुराया, तरकश से 3 तीर लिए और उन्हें धनुष की तार पर रखा। एक तेज रिलीज के साथ एक जोरदार विस्फोट। 3 तीर एक साथ बाहर उड़े, लकड़ी के खूंटों से आर पार होकर मिट्टी की दीवार में जड़ दिए गए। 2 शब्दों में उत्तम। पार्थ जानबूझकर मुस्कुराया। इस बार भले ही उसने 4 तीरों के साथ कोशिश की, धनुष को पूरी तरह से खींचना शायद मुश्किल होगा। 3 उसकी सीमा लगते थे। उसने कौशल पट्टी को देखा।
मूल तीरंदाजी की दक्षता 3% से ज्यादा बढ़ गई थी, उसके विचार में काफी उच्च। सिंगल तीर के शॉट्स शायद 1% दक्षता भी नहीं देंगे, संभवतः 0.5% या थोड़ा ज्यादा। लेकिन स्पष्ट रूप से इसने ज्यादा शारीरिक ताकत की खपत की और धनुष की तार को खींचने का समय लगभग दोगुना था, लगभग 3 से 4 सेकंड हर बार, साथ ही आराम के अंतराल। समय बीतता गया और लगभग 1 घंटा या तो बाद अधिकांश समय आराम करने में बीता। एक धीमी गर्मी के उठने के साथ पार्थ को पता चला कि मूल तीरंदाजी का स्तर फिर से बढ़ गया था। मूल तीरंदाजी स्तर 11, 0% विशेषताएं, शरीर को मजबूत करना स्तर 11, अलौकिक बांह की ताकत स्तर 11, धीमी आग स्तर 11, घुड़सवारी तीरंदाजी स्तर 9, तेज आग स्तर 6, एक साथ आग स्तर 3। स्तर 11 मूल तीरंदाजी निस्संदेह उसके सभी मूल कौशलों में नंबर 1 था। पार्थ की नजर प्रत्येक विशेषता पर घूमी, अंत में एक साथ आग पर ठहरी। अब वह सैद्धांतिक रूप से एक साथ 4 तीर चला सकता था। हालांकि उसकी शारीरिक ताकत को बनाए रखना था, लेकिन अगर वह 3 तीर चलाता तो गति पहले से काफी तेज होनी चाहिए। चलो जारी रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रयोग करते हैं। पार्थ ने अपनी कौशल पट्टी में उल्का तीर तकनीक की ओर देखा। पार्थ के मन में एक स्पष्ट संदेह था कि क्या बुनियादी तीरंदाजी का स्तर जितना ऊंचा होगा, उन्नत तीर तकनीक को उन्नत करने के लिए आवश्यक अनुभव अंक एक्सपीरियंस पॉइंट्स उतने ही कम होंगे। उसे याद आया कि पिछली बार जब उसने उल्का तीर तकनीक, मीटियोर एरो टेक्निक को लघु सफलता, स्मॉल सक्सेस से सभागार में प्रवेश, एंटरिंग द हॉल तक उन्नत किया था, तो इसमें 50 अनुभव अंक लगे थे। अगर वह इसे फिर से उन्नत करता तो आवश्यक अनुभव अंक निश्चित रूप से 100 से शुरू होते। उस समय बुनियादी तीरंदाजी केवल स्तर 6 पर थी, लेकिन अब ये स्तर 11 पर है। पार्थ ने गहरी सांस ली, उम्मीद से भरा हुआ, और एक अंक जोड़ा। ठीक तभी उल्का तीर तकनीक का कौशल स्तर तेजी से लगभग 4% बढ़ गया। पार्थ की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, उन पर परमानंद का भाव था। दूसरे शब्दों में, उल्का तीर तकनीक को अगले क्षेत्र रेल्म तक उन्नत करने के लिए केवल लगभग 25 अनुभव अंकों की आवश्यकता होगी। उसे मुश्किल से विश्वास हुआ। किसी को पता होना चाहिए कि यह तीसरे क्षेत्र से चौथे क्षेत्र में उन्नत हो रहा था। आवश्यक अनुभव अंक वास्तव में पहले से कम थे। इस बिंदु तक पहुंचने पर निष्कर्ष स्पष्ट था। बुनियादी मार्शल आर्ट का स्तर जितना ऊंचा होगा, उन्नत मार्शल आर्ट को उन्नत करने के लिए आवश्यक अनुभव अंक उतने ही कम होंगे। अगर ये तीरंदाजी के लिए सच है, तो यह मुट्ठी तकनीक, भाला तकनीक, कृपाण तकनीक, शरीर तकनीक आदि के लिए भी सच हो सकता है। पार्थ ने मुट्ठी कस ली। यह इससे बेहतर नहीं हो सकता। सबसे पहले, ऐसा लगता है कि बुनियादी मार्शल आर्ट के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है और कौशल स्तर तेजी से बढ़ता है। दूसरे, यह अन्य मार्शल आर्ट को उन्नत करने के लिए बहुत सारे अनुभव अंकों को बचा सकता है। लगता है कि मैं आज रात बुनियादी तीरंदाजी को एक स्तर और उन्नत कर सकता हूं और फिर उल्का तीर तकनीक को अधिकतम कर सकता हूं। पार्थ ने खुद से कहा। बेशक वह बुनियादी तीरंदाजी को जितना संभव हो उतना ऊंचा धकेल सकता था। तब उल्का तीर तकनीक को उन्नत करने के लिए शायद 2 अंकों से भी कम अनुभव अंक की आवश्यकता होगी। हालांकि ये बहुत चरम होगा। उसे स्पष्ट रूप से एक और संदेह था कि अगर बुनियादी मार्शल आर्ट बहुत ऊंचा हो जाए, तो क्या उन्नत मार्शल आर्ट का उपयोग करने से बुनियादी मार्शल आर्ट कौशल स्तर में वृद्धि होना बंद हो जाएगा। ये सवाल उसके मन में घूमता रहा और उसने बुनियादी तीरंदाजी का अभ्यास करना जारी रखा। इस बार बिताया गया समय 1 घंटे से अधिक चला। एक कमजोर गर्म प्रवाह वार्म फ्लो के उदय के साथ पार्थ ने कौशल बार को देखा। बुनियादी तीरंदाजी स्तर 12, 0% विशेषताएं, शरीर को मजबूत बनाना स्तर 12, अलौकिक भुजा शक्ति स्तर 12, धीमी गति से आग स्तर 12, घुड़सवारी तीरंदाजी स्तर 10, तीव्र आग स्तर 7, एक साथ आग स्तर 4। कोई नई विशेषता अनलॉक नहीं हुई। पार्थ आश्वस्त नहीं था और फिर से जांच की, वास्तव में कोई नहीं मिली। अनुमानतः जैसे जैसे स्तर आगे बढ़ता है, नई विशेषताओं को अनलॉक करने की कठिनाई बढ़ती जाती है। आइए फिर से उल्का तीर तकनीक को आजमाते हैं। उसने थोड़ा मुस्कुराया और उल्का तीर तकनीक में एक अनुभव अंक जोड़ा। शुरुआत में 3.6% पर कौशल स्तर तेजी से बढ़कर 8.6% हो गया, 5% की वृद्धि। दूसरे शब्दों में, अब उसे इस तीर तकनीक को महान सफलता, ग्रेट सक्सेस के क्षेत्र तक उन्नत करने के लिए केवल 20 अनुभव अंकों की आवश्यकता थी। क्या मुझे थोड़ा और अभ्यास करना चाहिए? पार्थ एक सेकंड के लिए झिझका, फिर सिर हिलाया। चलो थोड़ा और अभ्यास करते हैं। थोड़ा सा बचाना भी मायने रखता है। इसके बाद उसने एक साथ 3 तीर चलाए, लेकिन कौशल स्तर में वृद्धि 1% से कम थी। सौभाग्य से पिछली कदम तकनीक अभ्यास का अनुभव होने के कारण पार्थ को निराशा महसूस नहीं हुई, बल्कि गुप्त आनंद का संकेत मिला। क्या स्तर बढ़ाने में केवल 100 से अधिक शॉट्स लगेंगे? ये बहुत आसान है। 2 घंटे के करीब, लगभग आधी रात, लंबे समय से प्रतीक्षित गर्म प्रवाह फिर से उठा। हफ। पार्थ ने गहरी सांस छोड़ी, अपनी भुजाओं को हिलाया। उसकी भुजाएं दुख रही थीं, लेकिन अंत में ये खत्म हो गया था। बुनियादी तीरंदाजी स्तर 13, 0% विशेषताएं, शरीर को मजबूत बनाना स्तर 13, अलौकिक भुजा शक्ति स्तर 13, धीमी गति से आग स्तर 13, घुड़सवारी तीरंदाजी स्तर 11, तीव्र आग स्तर 8, एक साथ आग स्तर 5। स्तर 5, एक साथ आग विशेषता का मतलब था कि वह एक साथ 6 तीर चला सकता था। चाहे वह एक शक्तिशाली एकल दुश्मन या कई दुश्मनों से निपट रहा हो, यह एक महत्वपूर्ण बढ़ावा था। हालांकि यह इस शर्त के तहत था कि धनुष खींचने के लिए उसकी शक्ति पर्याप्त थी। पार्थ ने उल्का तीर तकनीक को देखा। इस उन्नत तीर तकनीक को अधिकतम करने का समय आ गया था। एक बार फिर उसने एक अनुभव अंक जोड़ा और कौशल स्तर अचानक 8% उछल गया, 16.6% तक पहुंच गया। पार्थ अचानक हाँफ उठा। इस दर पर 11 या 12 अनुभव अंक जोड़ने से यह अधिकतम हो जाएगा। बिना किसी और झिझक के उसने सीधे 11 अनुभव अंक जोड़े। तुरंत उसकी भुजाओं में दर्द ज्वार की तरह कम हो गया और उसने पुनर्जीवित महसूस किया।
इसके अलावा एक अजीब भावना उसके दिल में उमड़ पड़ी। ये भावना बहुत परिचित थी, यह एक नई विशेषता थी। क्या ये हो सकता है? पार्थ ने जल्दी से देखा। उल्का तीर तकनीक, महान सफलता 1.1% विशेषताएं, निशाना लगाना स्तर 4, असाधारण शक्ति स्तर 3, निरंतर उल्का तीर स्तर 1। निरंतर उल्का तीर, सक्रिय कौशल, सक्रियण के बाद आग की गति को 50% तक बढ़ाने के लिए आंतरिक ची और रक्त का उपभोग करता है। प्रत्येक स्तर की वृद्धि आग की गति में एक अतिरिक्त 10% की वृद्धि करती है। पार्थ ने थोड़ी देर इसका अध्ययन किया। ये सक्रिय कौशल तुरुप का पत्ता होना चाहिए। चाचा बलदेव ने उल्लेख किया था कि ची और रक्त की शक्ति का उपयोग करने के बाद एक मार्शल कलाकार कमजोर स्थिति में आ जाता है। पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 2 या 3 दिन लगते हैं। लगातार उपयोग से शरीर को अपूरणीय क्षति हो सकती है। एक व्यापार बंद के रूप में वृद्धि का प्रभाव बहुत बड़ा था। 50% आग की गति, आगे की वृद्धि के लिए गुंजाइश के साथ। अब 500 पाउंड खींचने की ताकत वाले धनुष का उपयोग करके वह प्रति सेकंड 1 तीर चला सकता था और कौशल को सक्रिय करने पर यह प्रति सेकंड 2 तीर होगा। उच्च शक्ति विशेषताओं के साथ प्रभाव और भी स्पष्ट होगा। सौभाग्य से ची और रक्त की शक्ति की खपत मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। पार्थ थोड़ा मुस्कुराया। जब तक संभावित अंक पर्याप्त थे, वह लापरवाही से इस कौशल को सक्रिय कर सकता था। उन्नयन जारी रखें। उसने एक और अनुभव अंक जोड़ा। इस बार कौशल स्तर फिर से 5% बढ़ गया। 20 अंक पर्याप्त होंगे। उसने शेष 19 अंक एक ही बार में जोड़ दिए। उसकी भुजाओं में दर्द पूरी तरह से गायब हो गया और वह शक्ति की भावना से भरा हुआ महसूस कर रहा था, जारी रखने में सक्षम महसूस कर रहा था। बेहतर होगा कि रुक जाऊं, सुबह सुबह शिकार है। पार्थ ने एक पल के लिए विचार किया, लेकिन बुनियादी तीरंदाजी को फिर से स्तर बढ़ाने की इच्छा का विरोध किया। उल्का तीर तकनीक, पूर्णता कोई और उन्नयन नहीं, विशेषताएं, निशाना लगाना स्तर 5, असाधारण शक्ति स्तर 4, निरंतर उल्का तीर स्तर 2। उल्का तीर तकनीक सिद्ध हो गई थी, कौशल स्तर गायब हो गया और इसकी जगह कोई और उन्नयन नहीं आ गया। प्रसन्नता महसूस करने के साथ साथ पार्थ को उदासी की एक बेहोश भावना भी थी, लेकिन खुशी इससे अधिक थी। इस उन्नत मार्शल आर्ट ने न केवल 20 शक्ति विशेषताएं प्रदान की, बल्कि एक स्थिति कौशल और एक सक्रिय कौशल भी प्रदान किया, जो उत्कृष्ट था। सोच रहा हूं कि मुझे अगली उन्नत तीर तकनीक कब मिल सकती है। शायद मुझे अगली बार सौभाग्यगढ़ के बूढ़े व्यक्ति से पूछना चाहिए। पार्थ ने शेष अनुभव अंकों को देखा। अभी भी 722 अंक थे, जिसमें 48 से कम अंक का उपभोग हुआ था। क्या मुझे इन अनुभव अंकों को ताइची मुट्ठी, ताइची फिस्ट पर खर्च करना चाहिए या पहले बुनियादी मुट्ठी तकनीक के स्तर बढ़ने का इंतजार करना चाहिए? पार्थ कुछ देर के लिए दुविधा में पड़ गया। थोड़ा विचार करने के बाद उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। अगर नहीं, तो शेष अनुभव अंक बहुत अधिक होंगे। इसके अलावा ताइची मुट्ठी ने कई विशेषता अंक एट्रीब्यूट पॉइंट्स की पेशकश की, जिससे उसे मांसपेशी परिष्करण, मसल रिफाइनिंग के मध्य चरण में तोड़ने की अनुमति मिली, जिससे वह जल्द ही विजुअलाइजेशन विधि, विजुअलाइजेशन मेथड का अभ्यास कर सके। पिछली बार उन्नयन में 100 अनुभव अंक लगे थे। पार्थ ने अनुमान लगाया कि इस बार 200 अंक से शुरू होगा। उसने एक अंक जोड़ने की कोशिश की और जैसा कि अपेक्षित था, कौशल स्तर 0.5% बढ़ गया। फैसला करने के बाद ज्यादा झिझक नहीं बची थी। उसने एक ही बार में 199 अंक जोड़े। तुरंत उसकी हड्डियों से एक जीवंत ध्वनि निकली, मांसपेशियां कस गईं, उसका पूरा शरीर हल्का महसूस हुआ, रक्त ची नसों के माध्यम से तेज हो गया, मानो श्रव्य हो, और एक नई स्मृति उसके दिमाग में सतह पर आ गई। चाचा बलदेव की ताइची मुट्ठी, महान सफलता 0.1% विशेषताएं, जीवन विस्तार स्तर 4, शक्तिशाली स्तर 4, हल्की आत्मा स्तर 4, रक्त परिसंचरण स्तर 3, सीलिंग और समापन स्तर 1। सीलिंग और समापन, सक्रिय कौशल, निहत्थे सक्रिय किया जा सकता है, आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करता है। सक्रियण से अवरुद्ध सफलता दर 50% बढ़ जाती है। प्रत्येक स्तर के बढ़ने पर एक अतिरिक्त 50% जुड़ जाता है। अवरुद्ध कौशल, पार्थ थोड़ा झुलस गया। हालांकि सफलता दर अधिक थी, स्तर 1 पर यह पहले से ही 50% थी और स्तर 2 पर 100%। हालांकि इसकी एक शर्त थी, निहत्थे होना, हथियार चलाते समय सक्रिय करने में असमर्थ। ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। मैं आने वाले तीरों या गोलियों को अवरुद्ध करने के लिए निहत्था नहीं हो सकता, है ना? छिपे हुए हथियारों का सामना करना या ब्लेड चलाने वाले मार्शल कलाकारों के साथ बातचीत करना अभी भी संभव हो सकता है। नहीं, लगता है कि मैं इस विशेषता को थोड़ा कम आंक रहा हूं। पार्थ को अचानक एहसास हुआ। ताइची मुट्ठी आज नीचे दी गई है, जो आंतरिक मुक्केबाजी इन बॉक्सिंग है, रक्षा की ओर झुकती है। इस तरह के गैर आक्रामक लक्षणों को अनलॉक करना उम्मीदों के भीतर है। अगर इस विशेषता को बाहरी मुक्केबाजी एक्सटर्नल बॉक्सिंग से मिलाया जाता, जैसे स्तर 8 मुट्ठी, क्या तब यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों नहीं होगा? पार्थ की आंखें चमक उठीं। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही यह संभव लगा, क्योंकि यह एक अवस्था जैसा दिखता था, केवल आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करता था। इसे इस तरह देखकर यह विशेषता सबके बाद काफी अच्छी लगती है। वह मुस्कुराया, शेष 522 अनुभव अंकों को देखकर। ताइची मुट्ठी में पूर्णता प्राप्त करने के लिए कम से कम 400 अंक की आवश्यकता थी। 122 अंक शेष थे। हल्के कौशल, पानी पर तैरना, वाटर फ्लोटिंग को अनलॉक करने को देखते हुए अभी भी 2 दिन की आवश्यकता है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। एक और 400 अनुभव अंकों का उपभोग करने के बाद इसी तरह की संवेदनाएं उसके पूरे शरीर में फिर से उभरी, हालांकि थोड़ी बेहोश थीं। इसके अतिरिक्त एक अजीब भावना फिर से उमड़ पड़ी। पार्थ का मुंह थोड़ा खुल गया। क्या उसने पूर्णता क्षेत्र में एक और विशेषता को अनलॉक किया? उसका दिल घबराहट के साथ दौड़ गया, कौशल बार को देखकर। चाचा बलदेव की ताइची मुट्ठी, पूर्णता कोई और उन्नयन नहीं, विशेषताएं, जीवन विस्तार स्तर 5, शक्तिशाली स्तर 5, हल्की आत्मा स्तर 5, रक्त परिसंचरण स्तर 4, सीलिंग और समापन स्तर 2, कठोरता को कोमलता से पार करें स्तर 1।
कठोरता को कोमलता से पार करें। सक्रिय कौशल, जब आपकी शक्ति प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कम न हो और निहत्थे हो, तो आप सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग कर सकते हैं। सक्रियण स्थिति आपको प्रतिद्वंद्वी की पूरी ताकत से मेल खाने के लिए अपनी ताकत का केवल आधा उपयोग करने की अनुमति देती है। प्रत्येक स्तर के बढ़ने पर शक्ति के उपयोग को 10% कम करती है। एक और सक्रिय कौशल। पार्थ ने विशेषता विवरण का अध्ययन किया, गहरी सांस ली। चाचा बलदेव ने उल्लेख किया था कि ताई ची मुट्ठी का उच्चतम क्षेत्र ताकत का लाभ उठा सकता है, न्यूनतम प्रयास के साथ हजारों पाउंड को स्थानांतरित कर सकता है। कठोरता को कोमलता से पार करें, ओवरकम हार्डनेस विद सॉफ्टनेस, ठीक इस मुट्ठी तकनीक का सार था। अनगिनत ताई ची मुट्ठी अभ्यासकर्ताओं का आजीवन पीछा लक्ष्य। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली विशेषता थी। भले ही दोनों पक्षों के पास समान ताकत हो, आप प्रतिद्वंद्वी से मेल खाने के लिए अपनी शक्ति का आधा उपयोग कर सकते हैं और 60% के साथ जीतना केवल समय की बात होगी। लेकिन एक बहुत ही घातक आधार भी था कि अभ्यासकर्ता की ताकत विशेषता प्रतिद्वंद्वी के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए, अन्यथा यह विशेषता सक्रिय नहीं हो सकती। इसके बारे में सोचते हुए ये केवल तार्किक है। यदि आपकी शक्ति प्रतिद्वंद्वी से मेल नहीं खा सकती है, तो आपको उन्हें आसानी से हराने में क्यों सक्षम होना चाहिए? सोच रहा हूं कि क्या चाचा बलदेव ने अभी तक इसमें महारत हासिल कर ली है। पार्थ के चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान थी। बहुत संभावना है उसने नहीं की थी। बेशक वह प्रतिद्वंद्वी के सामने डींग मारने के लिए इतना बचकाना नहीं होगा, यह अनावश्यक था। अन्य मुट्ठी तकनीकों को प्राप्त करने के लिए महान सफलता क्षेत्र तक पहुंचना पर्याप्त था। पूर्णता प्राप्त करने को अभी के लिए गुप्त रखा जाना चाहिए। इन्हें खत्म करने के बाद उसने उत्सुकता से अपने विशेषता पैनल को देखा। आज के सुधार निश्चित रूप से सफलता की दहलीज पर पहुंचे। क्या वह एक बार में मांसपेशी परिष्करण के मध्य चरण में टूट सकता है? स्तर 90/200, संविधान 112.13, शक्ति 110.5, चपलता 68.33, आत्मा 17.15, संभावित अंक 252, 10 अंक दिन, अनुभव अंक 122। शारीरिक शक्ति और संविधान दोनों विशेषताओं ने 100 अंक को तोड़ दिया था, यहां तक कि 110 अंक तक पहुंच गया था। चपलता विशेषता में भी काफी वृद्धि हुई थी, 70 अंक के करीब पहुंच रहा था। इसके विपरीत आत्मा विशेषता अधिक चमकीले रूप से कमी दिखाई दी। पार्थ ने क्षेत्र अनुभाग को देखा और निश्चित रूप से इसके पीछे एक प्लस चिन्ह था। उसने इसे क्लिक किया। सफलता की दहलीज। कोई भी शारीरिक शक्ति विशेषता 100 अंक तक पहुंचती है, दहलीज तक पहुंच गई। शारीरिक शक्ति विशेषताओं का औसत मूल्य 80 से अधिक है। सफलता की सफलता दर 100% तक पहुंच जाती है। वर्तमान सफलता की सफलता दर 100%। सफलता। पार्थ ने हाँ चुनने का लगभग विरोध नहीं किया। अगर उसने तोड़ने का विकल्प चुना तो उसकी आत्मा विशेषता विजुअलाइजेशन विधि की खेती की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी और आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। उसने अपने शरीर को एक बार बढ़ाने के लिए पर्याप्त संभावित अंक जमा किए थे, जिससे उसकी आत्मा विशेषता 20 अंक तक पहुंच सके। लेकिन ऐसा करने से उसके सभी कार्ड इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर उसे कल के शिकार के दौरान एक मजबूत भयंकर जानवर या दुश्मन का सामना करना पड़ता है, तो त्रुटि के लिए कोई मार्जिन नहीं होगा। बेहतर होगा कि इंतजार करूं और अधिक संभावित अंक जमा करूं। पार्थ ने इसे सुरक्षित खेलने का फैसला किया। अगली सुबह धुंध अभी तक नहीं उठी थी, लेकिन गांव के लोग पहले ही जाग चुके थे। चावल के दलिया की महक हवा में भर गई, यहां तक कि चेतन को भी उसके सपने से जगा दिया। उसने अपनी आंखें मली और मुख्य कमरे में चला गया। मेज पर रक्त चावल, ब्लड राइस, दलिया के 2 उबलते बर्तन देखकर लार टपकाए। तुम आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? पार्थ हंसे बिना नहीं रह सका। चेतन ने अपना पेट रगड़ा और शर्म से कहा, मैंने एक सपना देखा जहां मैं खा रहा था, बस एक काटने वाला था जब मैं उठा। चलो बैठो और एक साथ नाश्ता करो। गुरदीप एक कटोरा और चॉपस्टिक पकड़े हुए आए। चेतन के शब्दों को सुनकर वह मुस्कुराया। एक बर्तन पार्थ के लिए था और दूसरा बर्तन उनके लिए था, दोनों एक ही राशि के। परिवार मेज के चारों ओर बैठ गया। गुरदीप और दीपा ने पहला घूंट लिया। उनके भाव बदल गए। उनके पास स्वाभाविक रूप से 3 युआन प्रति पाउंड रक्त चावल था और इसके प्रभाव 10 युआन प्रति पाउंड किस्म की तुलना में बहुत खराब थे। लेकिन उन्हें लगा कि स्वाद 10 युआन प्रति पाउंड प्रकार से बहुत अलग नहीं था। इसके अलावा इसे पीने के बाद उनका पूरा शरीर गर्म महसूस हुआ। गुरदीप, दीपा चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। ये रक्त चावल भयंकर जानवर के मांस की तुलना में अधिक प्रभावी लगता है। हाँ, गुरदीप ने सिर हिलाया, उसने भी ऐसा ही महसूस किया। पार्थ मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। वास्तव में ये 3 युआन प्रति पाउंड रक्त चावल पोषण से नियमित भयंकर जानवर के मांस के समान था, अन्यथा यह इतना सस्ता नहीं होगा। बस इतना था कि दलिया ने शरीर के लिए अवशोषित करना आसान बना दिया। नाश्ता खत्म करने के बाद पिता और बेटा गांव के द्वार की ओर चले गए। इस बार शिकार टीम की लाइनअप को शानदार माना जा सकता था। टीम में कई जंगली भैंस विल्डेबीस्ट शामिल थे, लेकिन वे दूरबीन, 2 राइफल और एक सबमशीन गन से भी लैस थे। कुछ और सदस्य भी थे। यह विजय और अन्य लोग थे जो गांव में शूटिंग का अभ्यास कर रहे थे, टीम में शामिल हो गए। उनके भाव कुछ उत्साहित और घबराए हुए थे। गगन 100 पाउंड का लंबा धनुष पकड़े हुए बगल में खड़ा था। उसकी ताकत इन दिनों थोड़ी सुधरी थी, लेकिन पार्थ के धनुष की तुलना में यह अपर्याप्त लग रहा था, जिससे उसका भाव काफी निराश लग रहा था। अंत में संक्षेप में सभी को विदाई देने के बाद शिकार टीम धीरे धीरे गांव से बाहर चली गई, दूरी की ओर बढ़ रही थी। क्या ये हमारे साथ तुम्हारा पहला शिकार है? घबराए हुए महसूस कर रहे हो? अरुण टीम के बीच में विजय और अन्य लोगों पर मुस्कुराया। उसने भी अपना गियर बदल दिया था। अब ढाल और भाला नहीं पकड़े हुए था, बल्कि एक राइफल। आग्नेयास्त्रों से अधिक परिचित होने के कारण उसे संसाधन दिए गए थे। दूरी में जानवर की गर्जना लग रही थी। विजय अपनी होठों को चाटे बिना नहीं रह सका और ईमानदारी से जवाब दिया, थोड़ा सा।
आपका क्या? अरुण ने जोहेब और अन्य लोगों की ओर देखा। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। ये कहना कि वे घबराए हुए नहीं थे झूठ होगा, लेकिन हमेशा के लिए गांव के चारों ओर चिपके रहना, वे कब बढ़ेंगे? वे हमेशा पीछे नहीं रह सकते थे। हा, सभी हंसे और उन्हें सांत्वना दी। चिंता मत करो, सभी को पहली बार बाहर ऐसा लगता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार बाहर गया था तो मैं बंदूक को भी मजबूती से नहीं पकड़ सकता था। हाँ, एक मध्य स्तर के भयंकर जानवर का सामना करना, मेरे पैर कांप रहे थे। बाद में मुझे इसकी आदत हो गई और अब हमारे पास बंदूकें हैं। भले ही हम मध्य स्तर के भयंकर जानवरों का सामना करते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। सच है, जोयागढ़ का सामना करना भी हमें डराएगा नहीं। सभी के दिल गुस्से से उठे। अगर वे सौभाग्यगढ़ में बहुत अधिक बात नहीं करते तो बाद में इतनी सारी परेशानियां नहीं होती। विशेष रूप से उन चेहरों को तब याद करना, इससे उन्हें और भी गुस्सा आया। लेकिन क्या होगा अगर हम एक लोहे के कवच वाले गैंडे आयन आर्मर राइनोसरस का सामना करते हैं? किसी ने पूछा। तब इससे जहां तक संभव हो बचना सबसे अच्छा है। उस आदमी की मोटी त्वचा है, कहा जाता है कि एक असॉल्ट राइफल भी इस पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। अगर हम गलती से इसे भड़काते हैं और रैम्ड हो जाते हैं तो यह मजेदार नहीं होगा। वह सही है, हमारी सबमशीन गन के साथ भी यह शायद इसकी खुजली को खरोंचने से ज्यादा कुछ नहीं करेगा। विजय और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। कोई रास्ता नहीं, उनकी किस्मत इतनी बुरी नहीं होगी कि पहली बार बाहर एक लोहे के कवच वाले गेंडे का सामना करें, है ना? उनकी चर्चा सुनकर पार्थ कुछ हद तक उम्मीद महसूस कर रहा था। आज वह एक 500 पाउंड का शक्तिशाली धनुष लाया था। सिद्धांत रूप में इसकी शक्ति 200 पाउंड के धनुष से कम 3 गुना होनी चाहिए। एक सामान्य लोहे के तीर के साथ ये 300 मीटर के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान पर मारने पर तुरंत मार सकता था। यह उल्लेख नहीं करना चाहिए, अगर उसने एक मध्यवर्ती कवच भेदी तीर का उपयोग किया तो क्या होगा? अगर वह इसे मार सकता है तो यह निश्चित रूप से बहुत सारे अनुभव अंक प्रदान करेगा और इसका बड़ा आकार गांव को लंबे समय तक खिला सकता है। इसकी विभिन्न सामग्रियों का उपयोग पैसे के लिए विनिमय करने के लिए किया जा सकता है। वह इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए एक का सामना करने का इंतजार नहीं कर सका। आगे देखो, किसी ने चिल्लाया। सभी ने दिशा में देखा, केवल आगे एक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कार को देखने के लिए जिसका स्टीयरिंग व्हील, सीटें और बिखरे हुए हिस्से हर जगह थे। जमीन पर अराजक गड़बड़ी में विभिन्न पैरों के निशान थे। क्या ये कल रात सौभाग्यगढ़ के लोग थे? गौरव ने पार्थ को देखा। अन्य लोगों ने भी देखा। पार्थ ने शांति से सिर हिलाया। उसने देखा, जमीन पर खून के कुछ फूल और कपड़ों के कुछ टुकड़े बचे हुए थे। कुछ लोहे के तीर भी घटनास्थल पर छोड़ दिए गए थे। उन्हें सही मिला। गौरव ने सूंघा। वे माउंट चाहते थे। उन्हें तब खुद डाकुओं को मारना चाहिए था, है ना? शायद सोचा कि हम आसान लक्ष्य थे। वास्तव में हम आसान लक्ष्य थे। दुर्भाग्य से वे छोटे फैन में भाग गए। हाँ, वे इसके लायक थे, किसी और को दोष नहीं दे सकते। सभी ने एक के बाद एक बात की। पार्थ ने जमीन पर और कार से लोहे के तीरों को उठाया, उन्हें तरकश में डाल दिया और सभी से कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। समूह आगे बढ़ता रहा। गगन कभी कभी पीछे मुड़कर देखता था जिसमें उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति थी। जैसे ही क्षितिज ने भोर का संकेत दिया, कोहरा साफ हो गया, बंजर भूमि का दृश्य विस्तृत हो गया। पार्थ ने दूरबीन का इस्तेमाल किया, भयंकर जानवरों के संकेतों के लिए रुक रुक कर अवलोकन किया। उसके अलावा 2 अन्य दूरबीन से लैस थे, वही कर रहे थे। जल्द ही किसी ने भयंकर जानवरों के निशान देखे। यह मृगों का एक झुंड था, 1 दर्जन से अधिक, लगभग 1500 मीटर की दूरी पर। सभी बहुत खुश थे, जल्दी से उस दिशा में बढ़ रहे थे। बाहर आने के तुरंत बाद शिकार को खोजने की उम्मीद नहीं थी। ये दूरबीन अद्भुत थे, बहुत समय बचाते थे। छोटे फैन। गौरव पूछने के बिना नहीं रह सका, क्या हमें पिछली बार की तरह ही रणनीति का उपयोग करना चाहिए? सभी ने जल्दी से देखा। पार्थ निस्संदेह इस टीम की रीढ़ बन गया था। गौरव अंकल, आपका मतलब है कि 2 समूहों में विभाजित होना, एक आगे बढ़ना, एक पालन करना? हाँ, गौरव ने जल्दी से सिर हिलाया। अन्य लोगों ने भी उम्मीद की अभिव्यक्तियां दिखाईं। उन्हें अभी भी स्पष्ट रूप से याद था कि पिछली बार पार्थ ने उन्हें चौंकाने वाला प्रभाव और भरपूर फसल लाई थी। इस तरह की परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। पार्थ ने अपने लंबे धनुष को हिलाया, बस मुझे बाद में देखो। गौरव जम गया, अचानक कुछ समझ गया। सभी जल्दी से आगे बढ़े। लगभग 10 मिनट के बाद उन्होंने दूरी में मृगझुंड की रूपरेखा देखी। विजय और अन्य लोगों की सांसें तेज हो गईं। क्या वह शिकार था? जल्द ही वे 400 मीटर के भीतर पहुंचे। शायद उनकी बड़ी संख्या और शोर के कारण मृगझुंड ने अपने सिर उठाए, सावधानी से देख रहे थे। छोटे फैन, लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। गुरदीप ने बात की। हाँ, पिछली बार से अलग लगता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वे निश्चित रूप से बिखर जाएंगे। अरुण ने आंखें मूंद लीं। उसकी असॉल्ट राइफल की प्रभावी सीमा लगभग 500 मीटर थी, लेकिन एक शार्प शूटर अनगिनत गोलियों के माध्यम से तैयार किया जाता है। उसे अभी राइफल मिली है, अभी तक इससे परिचित नहीं है। अकेले इस दूरी पर लक्ष्य को मारना छोड़ दें। अगले दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। पार्थ ने तरकश से एक बार में 5 तीर निकाले, उन्हें धनुष की रस्सी पर रखा। इस पल में सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अपना मुंह खोल दिया, जैसे कि उन्होंने कुछ बेहद अविश्वसनीय देखा हो। सभी की टकटकी के तहत पार्थ लगभग तुरंत धनुष की रस्सी को उसकी पूरी सीमा तक खींच लिया। एक विस्फोट जैसी आवाज के साथ 5 लोहे के तीरों ने एक भेदी चीख निकाली और 5 मृगों की ओर आश्चर्यजनक गति से उड़ गए। जिस पल धनुष की रस्सी की आवाज आई, 1 दर्जन मृगों ने एक साथ अपने पिछले पैरों को लात मारी और पीछे भाग गए। लेकिन तीर बहुत तेज थे, लगभग 6 से 700 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ रहे थे। लगभग पलक झपकते ही 5 मृग तीरों से मारे गए और जमीन पर गिर गए। कुछ सिर में मारे गए, कुछ शरीर में और कुछ पैरों में।
यह अभी तक खत्म नहीं हुआ था। पार्थ ने जल्दी से तरकश से 3 और तीर निकाले, धनुष खींचा और जैसे ही धनुष की रस्सी जारी हुई 3 तीर विस्फोटक रूप से बाहर निकल गए। 7 या 800 मीटर दूर 3 और मृग जमीन पर गिर गए। 10 से कम बच गए। जल्दी से 8 या 900 मीटर तक भाग गए, फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जब तक कि वे छोटे काले बिंदु नहीं बन गए और गायब हो गए। पार्थ ने अपनी कलाई को मोड़ दिया। हालांकि वह अब एक बार में 6 तीर चला सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि सभी 6 हिट करेंगे। आपको अवसर और सही कोनों की आवश्यकता है। ठीक पिछली बार की तरह उसने केवल 3 तीर चलाए क्योंकि सबसे अच्छा कोण एक साथ 3 को मार सकता था। आसपास के लोगों के लिए यह दृश्य बहुत जल्दी हुआ। अब भी उन्होंने पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी थी। विशेष रूप से गगन, उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया था। क्या ये किस तरह की तीरंदाजी है? वह पार्थ को ये प्रदर्शन करते हुए कभी क्यों नहीं देखा? क्या ये कल रात एकल खेती का परिणाम हो सकता है? विजय, जोहेब और कुछ अन्य लोग जो अभी अभी शिकार टीम में शामिल हुए थे और भी अधिक हक्के बक्के थे। उनके पिछले शिकारों से समृद्ध शिकार के बावजूद, विशेष रूप से हालिया एक पूरी तरह से लोड होकर लौट रहा था। वे जानते थे कि शिकार आसान या सरल नहीं था। एक गलती के परिणामस्वरूप एक बर्बाद प्रयास होगा। लेकिन परिणाम, टीम के साथ अपनी पहली आउटिंग पर उन्होंने पार्थ को अपने पहले शॉट के साथ 5 शिकार और अपने दूसरे के साथ 3 और नीचे ले जाते देखा। शुरुआत से अंत तक इसमें मुश्किल से 2 या 3 सांसें लगी 8 शिकार के लिए। बस शुरू किया और यह खत्म हो गया। गुरदीप, अरुण और अन्य लोग इन युवाओं की तुलना में और भी अधिक चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने इसे पहली बार अनुभव किया था। पिछली बार मृगों का शिकार करना, सभी बेहद सतर्क थे, उनके दिल उनके गले में थे, मृगों को अपने सच्चे इरादों की खोज करने देने से डरते थे। खर्च किया गया समय कम से कम 1 घंटा था, लेकिन इस बार 2 सेकंड। आप सभी क्यों खड़े हैं? पार्थ ने सभी को देखा और मुस्कुराया। चलो पहले शिकार को वापस भेजते हैं, फिर और शिकार के लिए बाहर आते हैं। यह आरामदायक शिकार उसकी उम्मीदों से परे था, लेकिन यह भी समझ में आता था। एक तरफ टीम के पास 3 दूरबीन थे, शिकार को खोजने की संभावना को काफी बढ़ा दिया। दूसरी तरफ उसकी तीरंदाजी में बहुत सुधार हुआ था। दूसरा कारण सबसे महत्वपूर्ण था, एक साथ आग विशेषता के बिना, यहां तक कि 500 पाउंड खींचने वाले धनुष के साथ भी वह केवल 2 या 3 को मारता था। 6 मृग, लगभग 30 अनुभव अंक, काफी कम। इसलिए उसने शिकार जारी रखने की योजना बनाई। सभी कठपुतलियों की तरह चले गए। जंगली भैंस का नेतृत्व कर रहे थे। माहौल भयानक और चुपचाप तनावपूर्ण था। थोड़ी देर बाद बिखरी हुई आवाजें सुनाई दी। हे भगवान, छोटे फैन की तीरंदाजी अद्भुत हो गई है ना? हाँ, 4 या 500 मीटर दूर से इन मृगों को मारना, उन्होंने शायद गिरने से पहले प्रतिक्रिया भी नहीं दी। 8, पूरे 8, एक को पैर में मारा गया और अभी भी जीवित है। मृत या जीवित, बस उन सभी को वापस ले लो। सभी ने बात की। पार्थ भाई, तुम अविश्वसनीय हो, विजय ने एक मुस्कान के साथ तारीफ की। हाँ पार्थ भाई, ये किस तरह की तीरंदाजी है? हमने तुम्हें पहले कभी इसका उपयोग करते हुए नहीं देखा। गगन ने शब्दों पर अपने कान खड़े कर दिए। पार्थ मुस्कुराया। ये सिर्फ बुनियादी तीरंदाजी है। अधिक अभ्यास करो और तुम सीख जाओगे। बुनियादी तीरंदाजी इतनी शक्तिशाली है। उनके चेहरे पर अविश्वास लिखा था, लेकिन वे जानते थे कि पार्थ उनसे झूठ नहीं बोलेगा। तो ये वास्तव में बुनियादी तीरंदाजी थी। समूह ने जंगली भैंस पर शिकार को बांध दिया और जानवरों को उन्हें खींचने के साथ वापस सिर कर दिया। इस चिकनी शिकार ने सभी की उम्मीदों को पार कर लिया और वापसी की यात्रा हंसी से भरी थी। ये सर्वनाश के बाद के अस्तित्व से कम और एक आउटिंग जैसा महसूस हुआ। जब गांव में घंटी बजी तो सभी खाली ढंग से प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे। घंटी, शिकार टीम वापस आ गई है। ये कैसे हो सकता है? वे बस बाहर निकले थे। ये केवल लगभग 1 घंटा हुआ था। क्या कोई दुर्घटना हुई हो सकती है? कई चेहरे बदल गए और वे गांव के द्वार पर जल्दी से चले गए। यहां तक कि बलदेव चाचा असहज महसूस कर रहे थे, लंगड़ाते हुए चले गए। परिणाम सभी के लिए चौंकाने वाला था। 8, पूरे 8 मृग जमीन पर पड़े थे। एक प्रतीत होता है जीवित, लेकिन मुश्किल से। सभी इन शिकारों को संसाधित करें और चलो और शिकार के लिए बाहर निकलते हैं, गुरदीप ने अभी भी दंग समूह से कहा। ठीक है, कई लड़खड़ाती आवाजों ने जवाब दिया। शिकार टीम के दृश्य से गायब होने के बाद ग्रामीण अपनी घबराहट से बाहर निकल आए। ओह मेरे, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? कोई मुझे चुटकी लो। एक सपना नहीं होना चाहिए, है ना? देखो, छठा मृग अभी भी हिल रहा है। फिर क्या चल रहा है? गुरदीप और अन्य लोग बस बाहर गए और अब वे आधे महीने के भोजन के लिए पर्याप्त शिकार के साथ वापस आ गए हैं। हाँ, क्या उन्हें तुरंत शिकार का सामना करने का मौका मिला? किस्मत इतने सारे शिकार वापस नहीं लाएगी। ये 9-10वां छोटा फैन का कौशल है। क्या आपने उसके धनुष को नोटिस नहीं किया? सही, मैंने भी देखा। जो उसने कुछ दिन पहले निकाला था, एक लंबी सीमा के साथ बढ़ा। शायद यही कारण है कि उसे इतना शिकार मिला। खड़े होना बंद करो, शिकार को संसाधित करें। शायद वे जल्द ही और वापस लाएंगे, किसी ने कहा। सभी मदद के लिए आगे बढ़े, मुस्कुराहट से भरे चेहरे। शिकार टीम और शिकार ला रही है। वास्तव में जंगल में समूह बिना किसी उद्देश्य के भटक गया, जिसमें 2 या 3 लगातार दूरबीन से देख रहे थे। जल्द ही किसी ने शिकार को देखा। 2 वयस्क जंगली बैल, वाइल्ड बुल्स, लगभग 500 पाउंड वजन वाले मजबूत कम स्तर के भयंकर जानवरों में से। समूह जल्दी से संपर्क किया। 2 जंगली बैल अपने बड़े आकार और हाथ की लंबाई के सींगों पर भरोसा करते हुए दूर के मनुष्यों को ज्यादा नहीं मानते थे, अभी भी इत्मीनान से चल रहे थे। या उन्होंने सोचा कि वे मनुष्यों के करीब आने के बाद समय पर छोड़ सकते हैं। हालांकि 6 या 700 मीटर दूर पार्थ ने अपना धनुष खींचा और एक विस्फोटक शॉट जारी किया, तुरंत 2 जंगली बैलों को मार डाला। सभी ने अंगूठे ऊपर दिए, फिर जल्दी से अपने घोड़ों के साथ भाग गए।
आधे घंटे से भी कम समय में गांव के द्वार के खाली मैदान में 2 और जंगली बैल और रेगिस्तानी खरगोश जैसे कुछ छोटे शिकार देखे गए। फिर शिकार टीम फिर से बाहर निकल गई। इस पल में चाहे वे शिकार टीम में हो या ग्रामीण, मुस्कुराहट कभी उनके चेहरे को नहीं छोड़ी। गगन को छोड़कर थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। शिकार प्रचुर मात्रा में था, एक अच्छी बात है, लेकिन शुरू से अंत तक उसे गोली मारने का अवसर नहीं मिला था। वह 100 पाउंड खींचने की ताकत वाले धनुष पर स्विच कर चुका था, दिखाने की योजना बना रहा था, लेकिन पार्थ ने उसे कोई मौका नहीं दिया। तुम जवान, अरुण ने विजय के समूह को सलाह दी, यह मत मानो कि शिकार आसान है। यह इसलिए है क्योंकि छोटे फैन यहाँ है, समझते हो। विजय के समूह ने जल्दी से अपनी मुस्कान दूर कर दी और सॉलमली सिर हिलाया। हाँ, पार्थ ने शिकार को सहज बना दिया, लेकिन ये 500 पाउंड का धनुष खींचने की उसकी क्षमता और असाधारण तीरंदाजी पर निर्भर करता था। या तो प्राप्त करना मुश्किल था। शिकार को देखना और इसे पहुंचने से पहले भाग जाना शिकार में आदर्श है। अनजाने में कई घंटे बीत गए। दोपहर के करीब 1 या 2 किलोमीटर दूर 20 से 30 लोगों की एक शिकार टीम भी जंगल के माध्यम से चली गई। उनके शिकार में 2 मृग और कई रेगिस्तानी खरगोश शामिल थे। 2 नेताओं ने दूरबीन के माध्यम से अवलोकन किया। हम उनमें से एक चिल्लाया, जाहिर तौर पर कुछ देखकर, भाई काओ, शिकार मिला। यह क्या है? जंगली बैल, मृग, कुछ और? अन्य लोगों ने चापलूसी की मुस्कुराहट के साथ उत्सुकता से पूछा। उनमें से कोई नहीं, मुझे गुरदीप का समूह दिखाई देता है, काओ शिगुआंग ने जवाब दिया। उसका लहजा अजीब था, ये सुझाव देते हुए कि उसने कुछ असामान्य देखा था। गुरदीप का समूह। तीसरे भाई जोया दूरबीन का उपयोग करते हुए उसी दिशा में देखा। देखने पर वह अविश्वास में चिल्लाया, तीसरे भाई जोया, क्या गलत है? तीसरे भाई, तुमने क्या देखा? तीसरे भाई, ये वास्तव में गुरदीप का समूह है। अन्य चिंतित थे। हालांकि किले में कई दूरबीन थे, जोया और उसके भरोसेमंद कुछ लोगों ने उनका उपयोग संयम से किया। केवल काओ शिगुआंग ने बात की, गुरदीप के समूह में बहुत शिकार है। लगता है कि उनके पास कई जंगली भैंस हैं। नहीं, वे जंगली भैंस उनके माउंट हैं। माउंट? उनके पास जंगली भैंस माउंट हैं। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। वास्तव में उनके पास कोई माउंट नहीं था। गुरदीप के समूह में वे क्यों थे? जोयागढ़ के लोग सहजता से अविश्वास में प्रतिक्रिया दे रहे थे। पिछली बार जब वे सौभाग्यगढ़ में गुरदीप के समूह से मिले थे तो गुरदीप ने वास्तव में अच्छा शिकार किया था, लेकिन उनकी नज़र में वह महज किस्मत थी, जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाना। अगली बार उन्हें यकीनन इतनी किस्मत नहीं मिलेगी। पर अब, सौरभ भाई, क्या आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं? क्या वह गुरदीप का समूह नहीं है? हाँ, उनके पास जंगली भैंस की इतनी सारी सवारियां कैसे हो सकती हैं, और वे भी एक नहीं, कई। क्या आप नहीं जानते कि हर एक की कीमत हजारों में होती है? शायद ये कोई और होगा। क्या उनके पास ज्यादा लोग हैं? अगर वे हमसे ज्यादा नहीं हैं तो ही। किसी ने हंसकर कहा, जिसका मतलब स्पष्ट था। ये सुनकर बाकी लोग भी बेचैन होने लगे। अगर वे ज्यादा नहीं थे तो वे उन्हें आसानी से लूट सकते थे। आखिर अगर कोई चीज थाली में परोस कर दी जाए तो भला क्यों न लें? हालांकि अगर वे समझदारी दिखाएं तो उन लोगों को बख्शा जा सकता था। मैं कैसे गलत हो सकता हूं? सौरभ की सांसें तेज हो गईं। ये निश्चित रूप से वे ही हैं, लेकिन वह रुका, आंखें सिकोड़ते हुए जिज्ञासा से कहा, गौरव और उसके लोग उनके साथ क्यों हैं? वे तो काफी घुल मिल रहे हैं। उसके पीछे के 20-30 लोग ये सुनकर और भी चकरा गए। क्या माजरा है? गुरदीप और गौरव दोनों साथ, ये कैसी बात है? हम उसी क्षण, सौरभ ने फिर हाँफते हुए कहा, उसकी आवाज सदमे और थोड़ी घबराहट से भरी थी। उनके पास बंदूकें कैसे आ गईं? क्या? माहौल तुरंत शांत हो गया। जो लोग एक पल पहले लूटने को तैयार थे वे अब एक दूसरे को देख रहे थे और अनजाने में एक कदम पीछे हट गए। इसलिए उनके पास सवारियां थीं, वे हथियारों से लैस थे। पर यह बात अजीब थी। क्या सौरभ भाई ने नहीं कहा था कि वे पार्थ के परिवार के घर से हैं? गौरव को भी मिला लें तो बंदूकें कहाँ से आईं? कई आंखें जोया बंधु पर पड़ीं। बंधु, क्या मामला है? क्या ये सच है जैसा सौरभ भाई ने कहा? हाँ बंधु, अगर वे पार्थ के परिवार के घर से हैं तो घोड़े कहाँ से मिले? और बंदूकें कहाँ से आईं? अगर उनके पास खरीदने के लिए पैसे भी हों तो सौभाग्यगढ़ के परमिट के बिना नहीं मिल सकती, है ना? उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर पर हजारों चींटियां रेंग रही हों। जोया बंधु ने तुरंत जवाब नहीं दिया। लगभग 2 मिनट बाद उन्होंने दूरबीन नीचे रखी और कहा, सौरभ सही कह रहा है, ये गुरदीप और गौरव का समूह है। तो क्या उनके पास सच में सवारियां हैं? क्या सच में बंदूकें हैं? अनगिनत बेताब आंखें उनकी ओर मुड़ी। हाँ, जोया बंधु ने सिर हिलाया। उनकी निगाहें और ठंडी हो गईं। सिर्फ हैं ही नहीं, बल्कि काफी ज्यादा हैं। माहौल फिर से शांत हो गया। सन्नाटा छा गया। मैंने उन्हें 6 जंगली भैंसों को लाते हुए देखा, हर एक शिकार को खींच रहा था। सौरभ ने धीरे से कहा, इतना ही नहीं, मैंने 3 लोगों को बंदूक पकड़े देखा, 2 राइफलें और एक एसएमजी। भीड़ को पहले तो गर्मी का एक झोंका लगा, फिर जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। 2 राइफलें और एक एसएमजी। उनके पास तीर कमान होने के बावजूद उनकी मारक क्षमता राइफलों से बहुत कम थी। पास जाना खतरनाक था, खासकर एसएमजी के साथ। 100 से 200 मीटर की दूरी पर एक झोंका किसी को भी छल नहीं कर सकता था। वे 6 जंगली भैंसें हर एक शिकार को खींचते हुए लुभावने तो लग रहे थे, लेकिन बंदूकों को देखते हुए भूल जाओ। किसी ने पीछे हटकर एक कदम वापस ले लिया, लेकिन हर कोई हार मानने को तैयार नहीं था। 100 पाउंड का लंबा धनुष पकड़े हुए एक लंबा टेढ़े मुंह वाला आदमी चिल्लाया, लानत है, तो क्या हुआ अगर उनके पास बंदूकें हैं? क्या वे खुद को 30 मार समझते हैं? सिर्फ 3 बंदूकें, हमारे पास इतने सारे लोग हैं, एक साथ हमला करेंगे, वे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। सही कहा, किसी ने तुरंत समर्थन किया। गुरदीप का समूह, कौन जानता है कि उन्हें वे 3 बंदूकें कैसे मिली, लेकिन निशानेबाजी में महारत हासिल करना आसान नहीं है।
हम में से कई धनुष चलाने में अच्छे हैं, असली लड़ाई में क्या हमें उनसे डरने की जरूरत है? बंधु, संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए उन्हें अचानक पकड़ लें, बंदूकें और घोड़े छीन लें। अगर वे विरोध करें तो सबको मार डालो और पार्थ के परिवार के गढ़ की सभी औरतों को ले आओ। हाँ 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 हाँ। पूरे स्थान पर हंसी गूंज उठी। उनकी नज़र में इस तरीके में कुछ भी गलत नहीं था। कानूनी नियमों और नैतिक बंधनों को भाड़ में जाने दो। इस सर्वनाश में जिसकी मुट्ठी बड़ी है उसी का सब कुछ है। उन्होंने हमें देख लिया है, जोया बंधु ने अचानक कहा। हम टेढ़े मुंह वाला आदमी भौंचक कर रह गया। बंधु, आपने क्या कहा? उन्होंने हमें देख लिया है। सही। सौरभ, जो अभी भी दूरबीन से देख रहा था, बोला, उनमें से कुछ के पास दूरबीनें भी हैं और वे हमें देख रहे हैं, जिनमें बंदूक पकड़े हुए लोग भी शामिल हैं। अगर हम अभी हमला करते हैं तो वे हमें देखकर पहले गोली मारेंगे। वे हिम्मत नहीं करेंगे, किसी ने चिल्लाया। हालांकि किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया और उस व्यक्ति का उत्साह तुरंत ठंडा पड़ गया। क्या हमें ढोंग करना चाहिए कि हम जा रहे हैं और उनका अभिवादन करें? क्या तुम्हें लगता है कि वे बेवकूफ़ हैं? सौरभ ने उसकी ओर देखा। अगर तुम होते और इतना कुछ ले जा रहे होते तो इतने बड़े समूह को आते देख सावधान नहीं होते। लेकिन वह व्यक्ति जो आश्वस्त नहीं था फिर भी बहस करना चाहता था। एक आवाज ने उसे रोक दिया। बस अब बहुत हुआ, जोया बंधु ने शांति से कहा। भीड़ ने एक दूसरे को देखा, यहां तक कि पीछे हटने वाले भी अविश्वास में थे। बंधु, आप इतनी आसानी से हार मान रहे हैं, टेढ़े मुंह वाले आदमी ने अनिच्छा से कहा। यह समय पिछली बार से अलग है। वे परेशानी पैदा करने वाले लोग यहाँ नहीं हैं। इस तरफ हमारे ही लोग हैं। तो क्या हुआ अगर उनके पास बंदूकें हैं? अगर हम एक साथ हमला करते हैं तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे। हमले का नेतृत्व कौन करेगा? तुम। जोया बंधु ने उसे ठंडी नजर से देखा। टेढ़े मुंह वाला आदमी तुरंत कांप गया। उसके चेहरे पर रोने से भी बदतर मुस्कान थी। मजाक कर रहे हो? नेतृत्व करने का मतलब है सबसे पहले मरना। वह अभी भी जवान था, अभी मरना नहीं चाहता था। या तुम लोग। जहां भी जोया बंधु की नजर पड़ी, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आंखें मिलाए। या तो उन्होंने अपने जूतों की तरफ देखा या जंगल की ओर देखा। जोया बंधु ने नाराजगी से कहा। दूसरों पर पार्थ के परिवार के गढ़ के लोगों का ध्यान जाएगा या नहीं, वह नहीं जानता था। लेकिन नेता के तौर पर वह निश्चित रूप से निशाने पर होगा। अगर उसे गोली लग भी जाती है और वह बच जाता है तो भी अच्छा महसूस नहीं होगा और वह जीवन भर के लिए स्थायी चोट के साथ शरीर को मजबूत करने के तीसरे चरण में फंस सकता है। वह मांसपेशी परिष्करण क्षेत्र में प्रवेश करने की कगार पर था और वह ये जोखिम नहीं ले सकता था। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सौरभ हंसा। हर कोई बस गुरदीप को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता। हाँ हाँ बंधु, उन्हें यूं ही छोड़ देना बहुत आसान लगता है। वैसे भी उन्हें वे चीजें कैसे मिलीं? इसमें जरूर कोई बड़ा राज होगा। चिंता मत करो। जोया बंधु के मुंह पर संतोष भरी मुस्कान आई। वे अभी हमसे बच सकते हैं, लेकिन एक बार जब मैं अपने बड़े भाइयों को बताऊंगा तो गुरदीप के समूह को सब कुछ सौंपना पड़ेगा। उनकी बातों से सबकी आंखें चमक उठीं। वे जोया बंधु के दो बड़े भाइयों के बारे में भूल गए थे। एक मांसपेशी परिष्करण के मध्य चरण में था, दूसरा अंतिम चरण में। खासकर जोया बड़ा भाई, जो आसानी से 500 पाउंड का लंबा धनुष खींच सकता था और मध्यम स्तर के क्रूर जानवर, लोहे के कवच वाले गैंडे को मार गिरा सकता था। उस स्तर के कौशल के सामने राइफल का क्या महत्व? क्या वह जोया बड़े भाई को छू भी सकती थी? बंधु वास्तव में बुद्धिमान है, हम तो बस जल्दबाजी करते हैं। टेढ़े मुंह वाले आदमी ने चापलूसी की। हाँ, अगर हम झट से अंदर चले जाते तो जीत भी जाते, पर हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ता। बिल्कुल, बंधु हमारी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। बंधु, आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। इन चापलूसी भरे शब्दों को सुनकर जोया बंधु की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बेशक उन्हें पता था, लेकिन चापलूसी ने उन्हें फिर भी खुश किया और उन्हें नहीं लगा कि यह सब झूठा था। 1 या 2 किलोमीटर दूर गुरदीप और उनका समूह भी हाई अलर्ट पर था। वे जानते थे कि सवारियों के साथ यात्रा करने से अंततः जोयागढ़ के लोगों से सामना होगा ही। वे सिर्फ परेशानी के डर से गढ़ में सवारियों को बिना इस्तेमाल किए नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने ऐसी स्थिति के लिए तैयारी कर रखी थी। जंगली भैंसों को वापस ले जाते हुए वे दूरी पर नजर रखे हुए थे। अगर जोया बंधु के नेतृत्व वाला वह समूह सच में आता तो उन्हें यह देखने के लिए लड़ना पड़ता कि कौन मजबूत है। पार्थ को भी खबर मिली और उसने दूरबीन से दूर के समूह को देखा। वे आते हुए नहीं लग रहे, गुंजन ने कहा। गुरदीप और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। चिंता मत करो, हालांकि उनके पास बहुत लोग हैं, हम भी कम नहीं हैं, और हमारे पास बंदूकें हैं। पार्थ तो है ही, गौरव ने शांति से विश्लेषण किया। सही कहा, सौभाग्यगढ़ के बाहर के डाकू भी पार्थ को नहीं हरा पाए। जोयागढ़ के इन बदमाशों का डाकुओं से कोई मुकाबला नहीं। अरुण, तुम जोया बंधु के लोगों को ज्यादा ही श्रेय दे रहे हो। भीड़ हंस पड़ी। वे सच में नहीं आ रहे, वे मुड़ रहे हैं, अरुण ने हैरान होकर कहा। क्या वे डर गए? समझदारी भरा कदम। समूह अंततः मुस्कुराते हुए शांत हुआ। एक व्यस्त सुबह, 4 बार आना जाना, उनके शिकार की प्रचुरता स्पष्ट थी। वे सचमुच थक गए थे, लेकिन दोपहर के भोजन और कुछ आराम के बाद वे फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास करेंगे। इतने सारे शिकार के साथ उन्हें अगले कुछ दिनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं थी और वे मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। कुछ गड़बड़ है। उसी पल पार्थ की आवाज ने, जिसमें थोड़ी घबराहट थी, शांति भंग कर दी। क्या हुआ पार्थ? गुरदीप का दिल बैठ गया और गौरव, अरुण और बाकी लोगों की मुस्कान जम गई। मैंने विश्वजीत चाचा को उनमें नहीं देखा, पार्थ ने कहा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दूरबीन पकड़े हुए गुंजन अवाक रह गया। इसीलिए उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। वह चिंतित था कि वे आ जाएंगे, इसलिए वह जोया बंधु को देखता रहा। अब पार्थ की बात सुनकर उसे एहसास हुआ।
हाँ, विश्वजीत और विशाल और बाकी 2-3 लोग कहाँ थे? वे गायब लग रहे थे। माहौल भयावह रूप से शांत था। सबके मन में एक ही विचार एक साथ उठा। क्या विश्वजीत और बाकी लोगों के साथ कुछ हो गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरदीप ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया, लेकिन उसका चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया। गुरदीप ने हकलाते हुए कांपते स्वर में पूछा, पार्थ, क्या तुमने कुछ गलत देखा? एक बार फिर से ध्यान से देखो। हाँ, क्या विश्वजीत और बाकी लोग हमेशा जोया बंधु के समूह के साथ शिकार पर नहीं जाते थे? इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना? अरुण ने होठों पर जबान फेरी। हमने उन्हें पिछली बार भी देखा था। हाँ, वे जरूर वहीं होंगे। बाकी लोगों ने भी यही कहा। गुंजन, क्या तुमने उन्हें देखा या नहीं? गुंजन ने बेचैनी से कहा, नहीं नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। मैंने कई बार जांच की है, पर विश्वजीत और बाकी लोग सच में यहाँ नहीं हैं। वे सच में यहाँ नहीं हैं। उसी पल सभी का दिल डूब गया। गुंजन की पुष्टि के साथ ये लगभग निश्चित था कि विश्वजीत और उनका समूह टीम के साथ नहीं था। ये केवल 2 ही संभावनाएं छोड़ता था। 1, विश्वजीत और बाकी लोग शिकार दल के साथ नहीं गए और जोयागढ़ में ही रुक गए। या 2, वे किसी दुर्भाग्य का शिकार हुए, ज्यादा से ज्यादा घायल। या इससे भी बुरा, अरुण और बाकी लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वे आगे अनुमान लगाएं, लेकिन उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि दूसरी संभावना ज्यादा थी। पिछली बार जब वे सौभाग्यगढ़ में मिले थे, तो वे देख सकते थे कि विश्वजीत और उनके समूह को अलग थलग किया जा रहा था। नहीं तो वे लोग इतने ताने क्यों मारते? इस बात को जोया बंधु के सामान्य व्यवहार के साथ मिलाते हुए गुरदीप, उसका शरीर कांप रहा था, पार्थ की ओर देखा और उम्मीद की एक किरण के साथ पूछा, पार्थ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे विश्वजीत चाचा और बाकी लोग टीम के साथ नहीं हैं? पार्थ ने धीरे से सिर हिलाया, उसका चेहरा बर्फीला ठंडा था। समय उसी क्षण ठहर सा गया। गौरव ने हमदर्दी से कहा, गुरदीप, शायद हम ज्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि विश्वजीत और बाकी लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ हो और वे बस किसी कारण से जोया बंधु के साथ बाहर गए हों। हाँ, विश्वजीत और बाकी लोग मार्शल आर्ट के जानकार हैं। अगर जोया बंधु उनसे बदसलूकी भी करना चाहते तो उन्हें सोचना पड़ता कि दूसरे मार्शल आर्ट जानने वाले कैसे प्रतिक्रिया देंगे, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। जोया बंधु का विश्वजीत और उनके समूह को नुकसान पहुंचाना समझ में नहीं आता। बाकी लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। गुरदीप, अरुण, गुंजन और बाकी सभी के चेहरे पर उदासी थी। उन्हें राहत मिली थी कि जोया बंधु का समूह नहीं आया, जिससे खूनी संघर्ष टल गया। लेकिन अब कुछ संभावित रूप से बुरा हो चुका था। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। एक आवाज ने चुप्पी तोड़ी। सभी आंखें बोलने वाले की ओर मुड़ी। पार्थ ने दूरबीन नीचे रखते हुए कहा, यहाँ बेतरतीब ढंग से अनुमान लगाने के बजाय सीधे उनसे पूछ लेना बेहतर है। गुरदीप और बाकी लोग चौंक गए। जाकर उनसे पूछें। जरूर नहीं, लेकिन जैसा पार्थ ने कहा, यहाँ अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं था। अरुण ने अपनी राइफल हिलाते हुए कहा, पार्थ, क्या हम तुम्हारे साथ चलें? बंदूक पकड़े हुए दूसरे पुरुषों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। आमतौर पर जब वे जोया बंधु के समूह से मिलते थे तो वे उनसे बचते थे, लेकिन अब उनके पुराने साथियों का जीवन अनिश्चित था। उन सभी के पास बंदूकें थीं। अगर वे कार्रवाई नहीं करते तो वे अपने को धिक्कारते। विजय और बाकी लोग भी बहुत घबराए हुए थे। उनकी हथेलियां बंदूकों के इर्द गिर्द पसीने से भीगी हुई थीं। विश्वजीत चाचा ने गढ़ के लिए बहुत कुछ किया था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उन्हें क्या करना चाहिए? पार्थ ने सिर हिलाया, नहीं, मैं बस उनसे स्पष्टता के लिए पूछूंगा। मैं शायद जल्द ही वापस आ जाऊं। पिताजी, आपको शिकार के साथ गढ़ वापस जाना चाहिए। जब उसने ये पूरा किया तो सबने एक दूसरे को देखा। वे मूर्ख नहीं थे। पिछली घटना अभी भी ताज़ा थी। इस बार यह इतना आसान कैसे हो सकता था जैसा पार्थ ने कहा? अरुण कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरदीप ने उसे मना कर दिया। ठीक है पार्थ, सुरक्षित रहना। उसने पार्थ की ओर देखा और उसे याद दिलाया। पार्थ की ताकत सब जानते थे। उनकी नीयत अच्छी थी, लेकिन वे उसके लिए बोझ बन सकते थे। चूंकि पार्थ ने ऐसा कहा तो उसकी जरूर कोई योजना होगी। उन्हें बस शिकार को सुरक्षित रूप से गढ़ वापस लाना था। हाँ, मैं सावधान रहूंगा। पार्थ ने सिर हिलाया, भीड़ पर नजर डाली। आप सब वापस जाते समय सावधान रहना। इसके साथ ही वह मुड़ा और जोया बंधु के समूह की ओर बढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि विश्वजीत चाचा और बाकी लोग सुरक्षित होंगे। यदि नहीं, तो इसमें शामिल सभी लोगों को बिना दया के मार दिया जाएगा। गुरदीप ने आह भरकर कहा, चलो वापस चलते हैं। विश्वजीत और बाकी लोग ठीक होंगे। हाँ, अच्छे लोगों का अंत अच्छा होता है। उनके साथ कुछ कैसे हो सकता है? काश वे 1 या 2 दिन बाद निकले होते, किसी ने कहा, और समूह फिर से शांत हो गया। हाँ, काश वे 1 या 2 दिन बाद निकले होते, लेकिन काश तो होता ही नहीं है। पार्थ तेजी से चला। ऐसा लग रहा था कि वह चल रहा है, लेकिन उसकी गति एक सामान्य व्यक्ति के दौड़ने जैसी थी। इसलिए कुछ ही मिनटों में वह समूह की नजरों में आ गया और उन्होंने भी उसे देख लिया। क्या हो रहा है? सौरभ रुक गया। अब क्या? यहाँ तक कि जोया बंधु भी रुक गए और देखा। एक लड़का धनुष के साथ हमारी ओर आ रहा है। लगता है वह हमारे लिए आ रहा है। क्या? वे सभी हैरान दिखे और भी ज्यादा हैरान हुए जब सौरभ ने जोड़ा, वह लड़का गुरदीप की तरफ का लगता है। मैंने उसे पहले देखा है। जोया बंधु खुद को दूरबीन निकालने से नहीं रोक पाए। लेंस के माध्यम से एक मजबूत जवान आदमी पास आ रहा था। उसकी आंखें ठंडी थीं। वह ऐसे घूर रहा था जैसे जानता हो कि उसे देखा जा रहा है। अब तक दूरबीन की जरूरत नहीं थी। सबने पार्थ को देखा। क्या सच में कोई हमारी ओर आ रहा है? क्या हो रहा है? इस बंदे को क्या चाहिए? क्या वह अकेले ही हम सबसे भिड़ने की सोच रहा है? क्या सौरभ भाई ने नहीं कहा था कि वह पार्थ के परिवार के घर से है? मरना चाहता है। लगभग 20 से 30 लोग बोले, अपने हथियार कसकर पकड़े। यह एक सहज प्रतिक्रिया थी, न कि वे सचमुच तनाव में थे। ठीक है बंधु, सौरभ ने पार्थ का चेहरा पहचानते हुए पूछा।
हम, जोया बंधु ने तिरस्कार से हंसा, वह सच में हमारी ओर आ रहा है। ये लड़का काफी साहसी है। वह क्या चाहता है? किसी ने पूछा। उनके बीच की दूरी कम हुई, एक महज लड़का दिखाई दिया। अधिकांश ने राहत की सांस ली, मजाक किया और हंसे। कुछ लोग पार्थ के लगभग 2 मीटर लंबे धनुष को देखकर भौहें सिकोड़ी। किसी ने फुसफुसाया, धनुष पर ध्यान दिया। ये सौभाग्यगढ़ की हथियार की दुकान वाला 500 पाउंड खींचने वाला धनुष लगता है। शब्दों ने पहचान दिलाई, सच में वही है, मैं बस यही कहने वाला था। तो वह इस धनुष के साथ क्या इरादा रखता है? कोई समझ नहीं पाया। जोया बंधु हैरान थे। अगर उन्हें बताया जाता कि पास आने वाला लड़का 500 पाउंड का धनुष खींच सकता है तो वह विश्वास नहीं करेंगे। टेढ़े मुंह वाले आदमी ने उत्साह से कहा, बंधु, मैं समझ गया। पार्थ के परिवार के गढ़ के लोग, ये सोचते हुए कि हम उनकी सवारियों को लेकर उन्हें परेशान कर सकते हैं, उन्होंने इस लड़के को धनुष के साथ भेजा है ताकि आपको खुश कर सकें। हम सब ने एक गहरी सांस ली। इसका कुछ मतलब बनता था। एक 500 पाउंड का धनुष जिसकी कीमत 2000 से ज्यादा, एक जंगली वयस्क भैंसे जितनी। अगर कोई बड़ा आदमी इसे लाता तो वे चौकस रहते। गुरदीप ने शायद इसी कारण से एक युवा आदमी को भेजा होगा। पिछली बार उन्होंने बंधु से पूछा था कि विश्वजीत और बाकी को कैसे रिहा करें। इस बार उन्होंने शांत करने और अनुरोध करने, दोनों इरादों के साथ एक धनुष भेजा। ये सुनकर जोया बंधु की सतर्कता कम हो गई और वह मुस्कुराया। हाँ, उन्होंने सोचा कि यह सबसे अधिक संभावना है, लेकिन गुरदीप ये सोच रहा है कि एक धनुष से उन्हें खरीदा जा सकता है। सपने देख रहा है। शश। पार्थ जोया बंधु के समूह तक पहुंचा, 20 मीटर की दूरी पर खड़ा हो गया। लगभग 30 के मुकाबले 1। टेढ़े मुंह वाले आदमी ने चिढ़ाते हुए कहा, ओह लड़के, तुम पार्थ के परिवार के घर से हो। क्या गुरदीप ने तुम्हें भेजा? वह काफी समझदार है, तोहफे भेज रहा है। लेकिन बस इतना ही, क्या ये बहुत कम नहीं है? अपनी सारी सवारियां और बंदूकें ले आओ, तब हम बात करेंगे। सबने एक साथ कहा। जोया बंधु ने उन्हें नीची नजर से देखा। उनकी नजर में एक बच्चे से बात करना अपमानजनक था, यहाँ तक कि गुरदीप भी इसके लायक नहीं था। पार्थ की आवाज ठंडी हो गई। उसने जोया बंधु को घूरते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम जोया बंधु हो? विश्वजीत चाचा और बाकी लोग कहाँ हैं? तुमने उनके साथ क्या किया? माहौल जम गया। जोयागढ़ का समूह घूरता रहा, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें ये याद नहीं रहा कि पार्थ ने क्या कहा, बस यही कि पार्थ के परिवार के गढ़ के इस लड़के ने असहनीय घमंड से बात की, जोया बंधु से इस तरह बात करने की हिम्मत की। जोया बंधु पहले तो भौचक्का, फिर गुस्से से भर गए। उन्होंने पार्थ को घूर कर कहा, तुम कौन होते हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? पार्थ की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। उसने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं आखिरी बार पूछता हूँ, विश्वजीत चाचा और बाकी लोग कहाँ हैं? वे तुम्हारे साथ शिकार पर क्यों नहीं आए? जोया परिवार के गढ़ के लोग पार्थ की आभा से चकित थे, अपने स्थानों पर टिटके खड़े थे। उन्हें वे शब्द याद आ रहे थे जो उन्होंने पहले सुने थे। तो पार्थ के परिवार के गढ़ का ये युवा लड़का यहाँ उन्हें झुककर कुछ करने नहीं आया था, बल्कि वह तो किसी को मांगने आया था। उसकी इतनी हिम्मत। लोगों के एक समूह ने एक दूसरे की ओर देखा, यहाँ तक कि जोया बंधु भी हक्का बक्का रह गए थे। इन सभी वर्षों में उनके 2 बड़े भाइयों ने भी उनसे इस लहजे में बात नहीं की थी, बाकी ग्रामीणों की तो बात ही छोड़ दें। और इस युवा लड़के ने बार बार उनसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? आखिर किसने उसे यह साहस दिया? अरे ओ ए छोकरे, क्या तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? टेढ़े मुंह वाला आदमी सबसे पहले हरकत में आया, चिल्लाते हुए बोला, अभी इसी वक्त घुटने टेक और जोया बंधु से माफी मांग, नहीं तो न सिर्फ तू बल्कि तेरा पूरा पार्थ के परिवार का गढ़ इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। सही कहा। ओ ए बदबूदार छोकरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे जोया बंधु से इस तरह बात करने की? तू मरने के लिए ही आया है। इस पर शब्द क्यों बर्बाद करना, बस इसे मार डालो। हालांकि उन्होंने जोरदार बात की, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, कम से कम जब तक जोया बंधु ने सिर न हिलाया हो। पार्थ ने हर चीज को नजरअंदाज किया, उसका ध्यान केवल जोया बंधु पर केंद्रित था। अगर दूसरी तरफ से पहले वार किया गया तो वह भी पीछे नहीं हटेगा। हालांकि वह चाचा बलदेव के ठिकाने के बारे में पूछने के लिए 1-2 को जिंदा छोड़ देगा। मैदान में तनाव स्पष्ट था, किसी भी पल फटने के लिए तैयार। जोया बंधु, जिसका चेहरा पानी की तरह काला था, अचानक हंस पड़े, पार्थ को मजाक में देखते हुए, तो तुम अकेले आए हो बस विश्वजीत और बाकी सबके ठिकाने का पता लगाने? सही, पार्थ ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। जोया बंधु और जोर से हंसे, इस हद तक कि लगभग उनकी आंखों में आंसू आ गए। छोकरे, तुझे बहादुर कहूं या सुअ जैसा मूर्ख? उनकी आंखें और ठंडी हो गईं। तुम विश्वजीत और बाकी सबके ठिकाने जानना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जोया बंधु, टेढ़े मुंह वाला आदमी हिचकिचाया। कोई बस पूछने पर किसी को कैसे बता सकता है? क्या ये बहुत अपमानजनक नहीं है? खासकर तब जब ये लड़का बस एक छोटा सा बच्चा है। क्यों इतना परेशान होना? जोया बंधु मुड़े और उसे देखा, जिससे वह कांप उठा और फिर गुस्से से पार्थ को घूरने लगा। इस छोकरे की वजह से उसे डांट पड़ी, वह निश्चित रूप से बाद में उससे बदला लेगा। पार्थ का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जोया बंधु को धीरे धीरे कहते सुना, वे मर चुके हैं। टेढ़े मुंह वाला आदमी और बाकी लोग दंग रह गए, जोया बंधु को अविश्वास से देख रहे थे। विश्वजीत और बाकी मर चुके हैं? यह असंभव है, उन्होंने आज सुबह उन्हें ईंटें लगाते देखा था। हालांकि पार्थ को लगा जैसे उसे किसी चीज ने जोर से मारा है, उसके कान बज रहे थे। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। पार्थ की आंखें खून से लाल थीं। सबसे बुरे की उम्मीद करने के बावजूद इसे वास्तव में सुनकर उसके पूरे शरीर में अनियंत्रित गुस्सा भड़क उठा। उसने दहाड़ा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। चाचा बलदेव और बाकी के बारे में सच्चाई क्या है? जैसे ही उसके शब्द गिरे, सामने वालों के दिलों में खतरे की एक प्रबल भावना उत्पन्न हुई।
ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई इंसान नहीं खड़ा था, बल्कि एक भयंकर जानवर गुस्से के कगार पर हो। नहीं, एक मध्यम स्तर के भयंकर जानवर से भी ज्यादा खतरनाक। अगर उन्होंने सच्चाई नहीं बताई और उसे सचमुच गुस्सा दिला दिया तो वे मर जाएंगे। हा हा हा, लेकिन जोया बंधु ठहाका मारकर हंस पड़े, तुम मुझे मौका देते हो। 10 मौके भी मेरे जवाब को नहीं बदलेंगे। विश्वजीत और बाकी सब मर चुके हैं। मैंने उन्हें मारा, उनके परिवारों के साथ। सबको मैंने मारा। ओह, कितना दयनीय। उन्होंने अपनी जीभ से आवाज निकाली। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि वह छोटी लड़की मेरे हाथों मरते वक्त कितनी दयनीय लग रही थी। अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हाँ में हाँ मिलाई। सही कहा, विश्वजीत और बाकी सब गद्दार थे। उन्हें जिंदा क्यों रखना? खाने की बर्बादी। वे बेकार लोग मरने के लायक थे। छोकरे, क्या तू उनके ठिकाने नहीं जानना चाहता था? अब हमने तुझे बता दिया। तू क्या करेगा? वे निडर थे, वे इतने सारे थे, और जोया बंधु एक शरीर तपाने वाली तीसरी परत के योद्धा थे। एक बच्चे से क्यों डरना? क्या मजाक है? उसी पल जोया बंधु ने पार्थ को तिरछी नजर से देखा। उनके भाव कह रहे थे, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें बता दिया? पार्थ ने अपना गुस्सा दबाया, गहरी सांस ली और कहा, तो विश्वजीत और बाकी सचमुच मर चुके हैं, तुम्हारे द्वारा मारे गए। बिल्कुल, जोया बंधु ने सीधे तौर पर स्वीकार किया। और तुम क्या करना चाहते हो? हमें मारना चाहते हो? ये सुनकर बाकी सब हंस पड़े। उन्हें मारना? ज्यादा संभावना है कि वे इस बच्चे को मार डालेंगे। बधाई हो, तुमने सही अनुमान लगाया। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, पार्थ ने अपने तरकश से 6 तीर निकाले, उन्हें धनुष की डोरी पर रखा। एक धमाके के साथ 6 तीर निकल गए। सब कुछ एक पल में हुआ और जोया परिवार के गढ़ में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पार्थ पहले वार करेगा। धड़ाम धड़ाम। इतनी कम दूरी पर एक मध्यम स्तर का भयंकर जानवर भी इन तीरों को नहीं झेल पाएगा। बिना किसी संदेह के 6 वार से टकराए लोग पीछे की ओर उड़ गए। उनकी छातियों पर कटोरे के आकार के खूनी छेद थे जो देखने में भयानक थे। 2 तीरों ने तो 2 और लोगों को छेद दिया जो अभी भी सैकड़ों मीटर आगे उड़ रहे थे। जोया बंधु हवा में उछल गए, अविश्वास से अपनी छाती में खूनी छेद को नीचे देखते हुए बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन खून बाहर निकल आया। पल भर में उनकी दृष्टि काली पड़ गई और वे पूरी तरह से बेहोश हो गए। जोया बंधु, खतरे की चीखें देर से आईं। लेकिन उसी पल पार्थ ने अपने तरकश से 4 और तीर निकाले, पहले से ज्यादा तेजी से। उसके हाथ इतनी तेजी से हिल रहे थे कि वे धुंधले लग रहे थे। हाँ, उसने निरंतर उल्का तीर कौशल को सक्रिय करने के लिए प्राण शक्ति का उपभोग किया। जैसे ही यह सक्रिय हुआ, उसे लगा कि उसकी प्राण शक्ति काफी कम हो गई है। हालांकि उसकी बाहें ऐसी महसूस हो रही थी जैसे उनमें स्प्रिंग लगी हो। उनकी गति दोगुनी हो गई। लगभग आधे सेकंड बाद एक और धमाका हुआ और 4 तीरों ने 4 लोगों को छेद दिया। एक ने तो लगातार 3 को छेद दिया। हवा चीखों से भर गई जो जल्दी ही शांत हो गईं। किसी को अंततः होश आया। उन्होंने अपने धनुष पार्थ की ओर खींचे। 20 मीटर, 30 मीटर से भी कम। वे लगभग अपनी आंखें बंद करके भी उसे मार सकते थे। हिस हिस, तीर हवा में सीटी बजाते हुए पार्थ की ओर उड़े। पार्थ ने व्यंग्य किया, निशाना लगाने की स्थिति में प्रवेश करते हुए। ये तीर 200 मीटर प्रति सेकंड से कम गति से चल रहे थे, दयनीय रूप से धीमे थे। बस एक पलक झपकते ही उसने उन सभी को चकमा दिया। फिर 3 और तीर निकाले, उन्हें डोरी पर रखा और छोड़ दिया। उसकी प्राण शक्ति फिर से काफी कम हो गई। उन लोगों की ओर से चीखें उठीं जो अभी अभी उस पर गोली चला चुके थे, अपनी छाती पकड़े हुए और दर्द से कराहते हुए गिर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? टेढ़े मुंह वाला आदमी अभी भी जिंदा था, पूरे शरीर में कांप रहा था। ये बच्चा एक राक्षस था। एक राक्षस। कितना समय बीता था? मुश्किल से 3 या 4 सेकंड, और उसके अधिकांश आदमी गिर चुके थे, यहाँ तक कि जोया बंधु और भाईकाओं को भी तुरंत मार दिया गया था। उसके लिए मुकाबला करना असंभव था। यह महसूस करते हुए उसने अपना धनुष फेंक दिया और भाग गया। फिर उसने अपने पीछे हवा की गर्जना सुनी। उसकी पीठ ठंडी पड़ गई और अचानक वह हवा में था। एक भयानक दर्द उसे घेर लिया। खतरे को महसूस करते हुए वह अकेला नहीं था जो भागा। दुख की बात है, वे काफी तेज नहीं थे। वे 50 मीटर भी नहीं चल पाए। 800 मीटर की तो बात ही छोड़ दें। एक साथ फायर से अधिकतम लक्ष्यों को मारने के बाद पार्थ ने बाकी को एक एक करके हटा दिया। हर तीर से उसकी प्राण शक्ति कम हो गई, हालांकि पहले से धीमी गति से। लगभग 10 सेकंड के बाद केवल एक व्यक्ति बचा था। उस आदमी ने खुद को गीला कर लिया था, जमीन पर बैठा छलनी की तरह कांप रहा था। पार्थ का तीर अपनी ओर निशाना साधते हुए देखकर उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, अपनी जान की गुहार लगाते हुए चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, वे मरे नहीं हैं। वे मरे नहीं हैं। तुमने क्या कहा? पार्थ के ठंडे चेहरे पर आश्चर्य का एक निशान दिखाई दिया। चाचा बलदेव और बाकी मरे नहीं हैं। सचमुच? आंसू और नाक बहते हुए आदमी ने कहा, जोया बंधु, धिक्कार है, उसने तुम्हें भड़काने के लिए झूठ बोला। वास्तव में विश्वजीत और बाकी सब बिल्कुल नहीं मरे हैं। वे सब ठीक हैं। पार्थ की पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ नहीं बोल रहे हो? भाई, मैं पुराना ज़ेंक, तुम्हारी हिम्मत भी हो तो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं शपथ ले सकता हूं, एक कसम। अगर मेरे कहे में एक भी झूठ हो तो मैं ज़ेंक जियों बुरी मौत मरूं। उसने पार्थ को दयनीय रूप से देखा, भीख मांगते हुए, भाई मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। अपने मन में उसने जोया बंधु के 18 पीढ़ियों को कोस दिया। क्या तुम उसे भड़काए बिना ठीक से बात नहीं कर सकते? अब देखो, सभी को तुम्हारे साथ मरना पड़ रहा है। वह भूल गया कि वह उन्हीं में से एक था। वे सचमुच मरे नहीं हैं। पार्थ को उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। निश्चित रूप से मरे नहीं हैं। ज़ेंक जियों भी आशान्वित था, चापलूसी से मुस्कुराया। जोया बंधु उन्हें अपनी आंखों के सामने से हटाना चाहते थे और उन्हें दीवार को मजबूत करने के लिए दूसरों के साथ भेज दिया।
अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। नहीं, मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊंगा। उसने तुरंत खुद को ठीक किया। जरूरत नहीं। पार्थ ने अपना धनुष खींचा। नहीं नहीं, ज़ेंग जियोंग को तुरंत एक तीर से छेद दिया गया। वह निर्जीव होकर गिर गया। मुझे भड़काने के लिए। पार्थ ने दूर जोया बंधु के ठंडे शव को देखा और सिर हिलाया। उसे लगा कि भले ही वह इस बार नहीं आता, उनके गढ़ और जोया परिवार के गढ़ के बीच संघर्ष अपरिहार्य होता। और ज़ेंग जियोंग के शब्द भी भरोसेमंद नहीं हो सकते थे। आखिरकार मौत का सामना करते हुए कौन कोई भी कसम नहीं खाएगा। काश चाचा बलदेव और बाकी सब, जैसा कि उस व्यक्ति ने दावा किया, मारे जाने के बजाय दीवार का विस्तार करने के लिए भेजे गए हों। पार्थ ने जोया परिवार के गढ़ की दिशा में देखा, अपने आप में बड़बड़ाते हुए। अपनी नजर नीचे की ओर घुमाते हुए उसने जमीन पर कटे हुए अंग और अवशेष देखे। खून के पोखर बन गए थे। खून की भारी बदबू चारों दिशाओं में फैल रही थी। संभावना है कि जल्द ही रात होने तक इंतजार किए बिना रेगिस्तानी भेड़िए जैसे भयंकर जानवर गंध सूंघते हुए आ जाएंगे। इस बिंदु पर अब कुछ भी कहना बहुत देर हो चुकी है। जिस पल उसने जोया बंधु को मारा, ये तय हो गया था कि वह जोया दादा का दुश्मन होगा और यह मृत्यु तक एक अथक संघर्ष होगा। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा, तीरों को इकट्ठा किया, जबकि लड़ाई की किसी भी लूट के लिए जांच की। उसे निराशा हुई। जोया परिवार के गढ़ के लोगों को कुछ भी नहीं होने के रूप में वर्णित किया जा सकता था। ऐसा लगता है कि आम लोगों को तो छोड़ ही दें, योद्धाओं का भी जोया परिवार के गढ़ के भीतर कोई उच्च दर्जा नहीं है। जोया बंधु के सामने पहुंचकर पार्थ नीचे झुका और उनके हाथ से दूरबीन उठा ली, फिर अपनी जेबें टटोलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे हथेली के आकार की एक छोटी सफेद बोतल मिली, जो चीनी मिट्टी की बनी लग रही थी, जिस पर 3 छोटे अक्षर लिखे थे। प्राण शक्ति की गोली। पार्थ ने नाम पढ़ा, अपनी भौहें सिकुड़ते हुए। एक औषधि नाम से ये प्राण शक्ति से संबंधित लगता है। क्या ये प्राण शक्ति को बहाल करने के लिए है? तभी उसे अचानक कमजोरी की एक लहर महसूस हुई, जिससे वह लगभग अपना संतुलन खो बैठा। इतना ही नहीं, उसकी दोनों बाहों ने सारी ताकत खो दी थी। वह अपने बाएं हाथ में बड़ी मुश्किल से धनुष पकड़े हुए था। ये प्राण शक्ति का उपयोग करने का दुष्प्रभाव है। पार्थ के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। वह लगभग इसके बारे में भूल ही गया था। ऐसा लगता है कि निरंतर उल्का तीर कौशल को सक्रिय करने के लिए प्राण शक्ति का उपयोग लगभग 3 मिनट तक चल सकता है। 3 मिनट के बाद कोई कमजोर अवस्था में प्रवेश करता है। निस्संदेह उसने इस दुष्प्रभाव को पहले कम आंका था। अब धनुष खींचना तो दूर, धनुष उठाना भी एक संघर्ष है। चाचा बलदेव के अनुसार जो योद्धा प्राण शक्ति का उपयोग करते हैं, उन्हें पूरी तरह से ठीक होने तक कई दिनों तक आराम करना चाहिए और सावधानी से पोषण करना चाहिए। लड़ाई से बचना चाहिए। यदि देखभाल खराब है या इस अवधि के दौरान लड़ाई होती है, तो कुछ बार तो संभाला जा सकता है, लेकिन 3 या उससे अधिक बार के बाद शरीर अनिवार्य रूप से छिपी हुई चोटों से पीड़ित होगा, जो भविष्य की सफलताओं में बाधा डालेगा। पार्थ ने अपने हाथ में बोतल को देखा, उसे हिलाया, अंदर से टकराने की आवाज आई। कम से कम 5 या 6 प्राण शक्ति की गोलियां थीं। अब इस औषधि के प्रभाव का परीक्षण करने का सबसे अच्छा समय लगता है। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंततः इसके खिलाफ फैसला किया। इस औषधि के जहरीले होने की संभावना बेहद कम है और इसका शायद अच्छा प्रभाव भी हो, लेकिन वह विशिष्टताओं के बारे में निश्चित नहीं था। इसे वापस ले जाना और चाचा बलदेव से पूछना अभी भी सबसे अच्छा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसे ठीक होने के लिए इसकी जरूरत नहीं थी। उसकी नज़र विशेषता पैनल पर पड़ी। उसने क्षेत्र में सफलता पर क्लिक किया। अगले ही पल आंतरिक रुकावट एक बार फिर टूट गई। उसके दिल से उसके पूरे शरीर में गर्मी की एक लहर बह गई। प्राण शक्ति का उपभोग करने के दुष्प्रभाव लगभग तुरंत गायब हो गए। उनकी जगह एक अभूतपूर्व पूर्णता की भावना ने ले ली, जो उसके पूरे शरीर को भर गई। वह मजबूत हो गया था। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।